दरअसल इस बार के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच ही असली मुकाबला दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी पर हावी हो गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़ा अंतर यह है कि बीजेपी पांचों राज्यों में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस लोकल लीडर्स यानी स्थानीय नेतृत्व पर ही भरोसा दिखा रही है। कांग्रेस की तरफ से इस बार राहुल गांधी जिस तरह प्रचार कर रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि 5 साल पहले के और अभी के राहुल गांधी में काफी फर्क आ चुका है, काफी अंतर आ चुका है। 5 साल पहले राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, अपनी पार्टी के अध्यक्ष थे और तब भी 3 राज्यों में कांग्रेस ने चुनाव जीता था। वो तीनों राज्य आपको पता ही है, उसमें से एक राज्य मध्य प्रदेश भी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार ने बाद में कांग्रेस की सरकार को बीजेपी ने हथिया लिया, छीन लिया, जो भी कहें। हालांकि कांग्रेस को कमजोर ही दिखाया जा रहा था। उस समय 2018 में 3 राज्य जीत के आ गए थे। राहुल गांधी अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में 3 राज्य जीतना कांग्रेस का बहुत बड़ी बात थी। और उससे पहले आप याद कीजिए कि गुजरात का चुनाव जो हुआ था, उस चुनाव में भी बहुत नजदीकी मुकाबला राहुल गांधी ने कर दिया था। लेकिन अभी कांग्रेस और राहुल दोनों मजबूती से खड़े हो गए हैं और माहौल ऐसा बन गया है कि पांचों राज्यों में, जो अभी के 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उसमें कांग्रेस ही सत्ता में आ रही है। ऐसा माहौल बन चुका है। राहुल गांधी ने मिजोरम में 2 दिनों तक यात्रा की और रैलियां की और अब कल से तेलंगाना में राहुल गांधी हैं और यहां भी यात्रा और रैलियां राहुल गांधी कर रहे हैं। आइए जरा आज की तेलंगाना में राहुल की रैली की एक तस्वीर को आपके सामने दिखाते हैं। इस तस्वीर को फुल स्क्रीन आप देखिए, जरा ऊपर का ये सब हटा दीजिए। देखिए राहुल गांधी, लेकिन ये बात इतनी ही नहीं है, बात थोड़ी और आगे तक है। ये देखिए, ये विजुअल देखिए। इस विजुअल में आप साफ साफ देख रहे हैं। देखिए जूम आउट करने के बाद देखिए पूरा कहां दूर तक यहां लोगों की भीड़, चारों तरफ जिधर भी कैमरा है, छतों पे, नीचे, सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में, हर जगह राहुल ही राहुल के पक्ष में एक शानदार यहां भीड़। और इस भीड़ के बीच में एक बस है, इस बस पर राहुल गांधी सवार हैं और इस भीड़ को राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं। यहीं पर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला है। बहुत सारी बातें यहां राहुल गांधी ने की हैं, जरा उसकी एक वानगी सुनिए, आइए सुनाते हैं। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं। हमारी विचारधारा बीजेपी आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। आपके चीफ मिनिस्टर हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े हो जाते हैं। मैं नरेंद्र मोदी के सामने जाता ही नहीं हूं, कभी नहीं जाऊंगा। ये पूरा देश जानता है कि अगर कोई आरएसएस बीजेपी से लड़ रहा है, नफरत से लड़ रहा है, हिंसा से लड़ रहा है, तो उसका नाम राहुल गांधी है। और ये भाइयों और बहनों, ये राजनीतिक बात नहीं है, ये खून की बात है। मैं सुबह उठता हूं, मेरा डीएनए मुझे कहता है, मैं सुबह उठता हूं, मेरा डीएनए मुझे कहता है कि मेरी विचारधारा की लड़ाई है, एक कदम पीछे नहीं जाऊंगा मैं। और मैं आपको बताता हूं, जितना ये आरएसएस बीजेपी के लोग मेरे ऊपर आक्रमण करते हैं, उतना मुझे अच्छा लगता है, उतनी मुझे खुशी आती है कि मैं अपना काम कर रहा हूं, सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं। तो मैं नरेंद्र मोदी के सामने कभी नहीं जाऊंगा, जबकि यहां के यानी तेलंगाना के सीएम केसीआर के बारे में कह रहे थे वो नरेंद्र मोदी, और वो तमाम बातें यहां हो चुकी हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि राहुल गांधी 3 दिनों के तेलंगाना के दौरे पर हैं। केसीआर की बेटी और बेटे दोनों राहुल गांधी को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। कल के कविता ने राहुल गांधी को इलेक्शन गांधी कहा था, हम लोगों ने उस पर चर्चा भी की थी। और आज केसीआर के बेटे ने राहुल गांधी को लीडर ही नहीं बल्कि रीडर कहा है, और जो पढ़कर भाषण देते हैं, ऐसा कहा है कि राहुल गांधी लीडर नहीं है, रीडर हैं जो पढ़कर भाषण देते हैं। लेकिन राहुल असल में क्या हैं, ये तो जनता ही तय करेगी। और राहुल की सभा में लोगों का हुजूम बता रहा है कि वो राहुल को लीडर के तौर पर सुनने आए हैं, न कि रीडर के तौर पर। राहुल ने तेलंगाना में भी जाति जनगणना का वादा सत्ता में आने पर किया है। इससे पहले आप याद कीजिए कि मध्य प्रदेश में भी वो ये वादा कर चुके हैं। राहुल गांधी ने आज फिर बीआरएस को बीजेपी की बी टीम बताते हुए कहा है कि देश में बीजेपी विपक्ष के नेताओं के पीछे सीबीआई, ईडी, आईटी लगाती है। बीजेपी विपक्ष को डराने के लिए उन पर केस डालती है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई जांच क्यों नहीं होती? ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी और बीआरएस एक हैं, बीजेपी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री मिले हुए हैं। ये तमाम बातें यहीं पर राहुल गांधी कह रहे थे, जहां की आप भीड़ अभी आप देख रहे थे, जबरदस्त भीड़। राहुल गांधी की तेलंगाना में रैली से यहां भी
यानी तेलंगाना में भी कांग्रेस की जीत का माहौल बनने लगा है। वहीं आज मध्य प्रदेश की जनता के नाम मोदी ने एक चिट्ठी लिखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं दोस्तों, किसी और मोदी की बात नहीं कर रहा। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक चिट्ठी लिखी है मध्य प्रदेश की जनता के नाम। आप जानते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब है, वहां बगावत का माहौल है, मगर बीजेपी सत्ता में लौटने का दावा कर रही है और आज अपने खत के जरिए 2003 के पहले की दिग्विजय सरकार और केंद्र में रही मनमोहन सरकार पर पीएम नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा है। देखिए क्या बात है, 2003 से पहले कहां, मतलब आज से 20 साल पहले की सरकार पर आज नरेंद्र मोदी हमला करके सोचते हैं कि आज के लोग जो हैं, उस समय तो वो आज के नए यंग वोटर्स भी पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उन पर निशाना साध रहे हैं। 18 साल और कहां 20 साल के हो गए बच्चे, लेकिन अभी भी मोदी जी दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रहे हैं, मनमोहन सिंह की 10 साल पुरानी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, और साथ ही मोदी ने शिवराज सरकार में हुए विकास कार्यों का जिक्र इस खत में किया है। मोदी का यह पत्र जनता को कितना प्रभावित करेगा यह तो चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन इस पीएम की इस भावनात्मक चिट्ठी ने मध्य प्रदेश के चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। और ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, यही चिट्ठी है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस चिट्ठी को। इससे एक बार फिर यह साबित हो गया है कि भाजपा इस बार का चुनाव सिर्फ मोदी के चेहरे के भरोसे ही लड़ेगी। मध्य प्रदेश में जो इन्होंने भाजपा ने अपना जो चुनावी गाना रिलीज किया है, उसमें भी शिवराज का नाम नहीं है बल्कि मोदी जी का नाम है कि मोदी को जिताना है, मोदी को लाना है। तो लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी को कहां से जिताना है, यानी किस जगह से मोदी जी विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं, वहां की जनता पूछ रही है। और क्या शिवराज सिंह की छुट्टी हो गई और मोदी जी अपनी इधर से छुट्टी कराकर, दिल्ली से छुट्टी करा करके सीएम पद पे बैठने वाले हैं मध्य प्रदेश में, यह जनता पूछ रही है। जो बातें आ रही हैं दोस्तों वही आप तक रख रहा हूं बड़ी सफाई के साथ। लेकिन खैर, उधर छत्तीसगढ़ में आज अमित शाह ने जगदलपुर में रैली करके, जगदलपुर आप जानते हैं वो बस्तर का गढ़ है, यानी कि पूरा का पूरा जो, और जगदलपुर बस्तर जिले का प्रमुख हिस्सा भी है और मुख्यालय है। और वहां पर आज अमित शाह पहुंचे थे। कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप समेत कई तरह का निशाना साधा उन्होंने, और साथ ही ऐसा कर दिया, ऐलान कर दिया है वहां पर अमित शाह ने, जो देश के गृह मंत्री हैं, कि इस बार छत्तीसगढ़ 3 बार दिवाली मनाएगा। 3 बार कैसे मनाएगा? एक दिवाली के दिन, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब भाजपा राज्य में सरकार बनाएगी, और तीसरी दिवाली, यह बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरी दिवाली जनवरी महीने में, यानी 2024 के जनवरी में अयोध्या में जब भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होगा, उस समय छत्तीसगढ़ में दिवाली मनाई जाएगी। यह अयोध्या कहां से आ गया भाई साहब छत्तीसगढ़ में? लेकिन सुन लेते हैं, चलिए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह जी। पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मनेगी, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है, और तीसरी दिवाली जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली मनेगी। यानी राम के बिना तो भाजपा का काम होता ही नहीं है। राम मंदिर के बिना भाजपा कोई चुनाव लड़ ले, ये तो पिछले 40-42 साल से इस देश ने नहीं देखा, वही चल रहा है। और आज भी छत्तीसगढ़ में, बस्तर में राम मंदिर लेकर के यहां अमित शाह जी आ गए। खैर कोई बात नहीं। आज राजस्थान के सीएम इधर अशोक गहलोत ने भी पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने सीएम पद को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी है। जरा सुनिए अशोक गहलोत, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, क्या कुछ कह रहे हैं अपने ही पद को लेकर। चुनाव जीत के आते हैं तो क्या इस कुर्सी को छोड़ेंगे या रहेंगे? सुनिए। तो उसने कहा साहब भगवान करे आप वापस मुख्यमंत्री बने, 4थी बार मुख्यमंत्री बने। तो मैंने उनको कह दिया, सुनो भाई माता जी, आप जो है आप बधाई, आपका हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तो समझ जाओ कितनी नहीं, हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हिम्मत है तो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा, बताइए दीजिए।
तो ये अशोक गहलोत जी की जो इनको जादूगर कहते हैं वो जादूगरी है, या अशोक गहलोत जी की वाकपटुता है, या अशोक गहलोत जी की ये चालाकी है शब्दों की, या अशोक गहलोत सचमुच अपने पद को छोड़ना चाहते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। राहुल गांधी चुनावी राज्यों की यात्राएं कर रहे हैं जो कांग्रेस की जीत के दावे को पुख्ता कर रही है। तभी तो राहुल कह रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस की आंधी है। जी हां, और यह आंधी अभी जो आप देख रहे थे, जो भीड़, उससे आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन राहुल गांधी, और इस बीच आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। ये लाइव आप देख रहे हैं हमारे इसी चैनल के दूसरे, हमारे स्क्रीन पे दूसरे भाग में, बिल्कुल मेरे से दाहिने साइड में आप देख रहे हैं राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा का एक्सटेंशन जो है वो यहां आप देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी आंधी की बात तेलंगाना में कैसे कह रहे थे, ये देख लेते हैं। इस पदयात्रा में भी चलेंगे, पहले देखते हैं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की आंधी आने वाली है और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वर्कर हैं, आपको इन लोगों ने 10 साल तंग किया, आपको दबाया, मारा, कुचला, पीटा। आप हमारे शेर हो और आप भूलो मत कि आपकी सरकार आने वाली है। ये तेलंगाना की जनता की सरकार होगी, मगर ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की भी सरकार होगी और सरकार में आपको शामिल करके ये सरकार चलाई जाएगी। तो ये राहुल गांधी, और इस वक्त राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं शाम 7 बजे से। जैसे ही हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, उधर उन्होंने अपनी पदयात्रा की शुरुआत की। दोनों साथ साथ चलेंगे हम। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या इस चुनाव में बीजेपी के दिवाली मनाने के अरमान होंगे पूरे। 3-3 दिवाली की बात बीजेपी कर रही है, या बीजेपी के दावों का दिवाला निकल जाएगा, या फिर छत्तीसगढ़ समेत बाकी राज्यों, चारों राज्यों की जनता इस बार कांग्रेस के लिए दिवाली की खुशियां दोगुनी करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि राहुल की यात्रा क्या सचमुच कमाल कर रही है। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस चर्चा। सचमुच आंधी है। देखिए राजीव जी, जो आपने दिखाया तेलंगाना की जो मीटिंग दिखाई, जब बस के ऊपर खड़े होके राहुल गांधी चल रहे हैं और चारों तरफ हजारों लाखों लोग। राजीव जी, मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए। पहली नौकरी में मैं था और जनता पार्टी के समय का 76-77 का समय था, 77 का समय था बल्कि। और मैंने जनता पार्टी की वो मीटिंग देखी थी जिसमें भोपाल के अंदर लाखों लोग थे, लेकिन ऐसी भीड़ मैंने नहीं देखी, ऐसी जनता नहीं देखी, ऐसा जनता का मैंने एक संदेश नहीं देखा राजनीतिज्ञों को कि जब जनता अपने पर आ जाती है तो ऐसी आती है कि बड़े बड़े लोग उखड़ जाते हैं। ये मैंने 1977 में भी जो उत्साह देखा था उससे 10 गुना उत्साह मैं देख रहा हूं। और जो अभी तक हम लोग राजीव जी कहते आए कि ये ऐसा तूफान है, ऐसा प्यार का तूफान है। और राजीव जी ये देखिए, ये लाखों लोग जो हैं, इसमें ढूंढिए कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन सनातनी है, कौन द्रविड़ियन है, कौन बौद्ध है, कौन बेरकराइट है, कौन उच्च वर्ण है, कौन। ये हिंदुस्तान है, ये भारतवर्ष है। ये भारतवर्ष का एक सम्मिलित एक मत समाज है जो कि राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है। तो राजीव जी देखिए, वास्तविकता में मुझे इतनी खुशी होती है उस उम्र के इस पड़ाव पे आकर। जो मेरी एक अंतिम इच्छा थी अपने जीवन से कि जब अंतिम समय आए उसके पहले मैं भारत को एकजुट देखूं और ऐसा हिंदुस्तान देखूं जिसमें न कोई धर्म का भेद हो, न कोई जाति का भेद हो, और उसमें पूरा हिंदुस्तान एकजुट होकर, जैसे मैंने अपनी बचपन से जवानी से हमेशा भारत को एकजुट देखा। पिछले 9.5 साल में मैंने भारत को टूटते हुए देखा, खंड खंड में विभाजित होते हुए देखा, उसको लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटते हुए देखा। मैंने दलितों और आदिवासियों पे अत्याचार होते हुए देखा। मैंने आज मेरा हृदय बिल्कुल उल्लास से और खुशी से भर गया है राजीव जी, जब मैं देख रहा हूं कि पूरा हिंदुस्तान, जिसमें कोई कपड़े का भेद नहीं, कोई रंग का भेद नहीं, कोई किसी प्रकार का धर्म और जाति का भेद नहीं, हिंदुस्तान एकजुट हो गया है। तो मुझे इतनी खुशी है आज की तारीख में कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जहां जहां ये जाएंगे,
जहां जहां मोहब्बत का ये पैगाम लेके जाएंगे, राजीव जी, भारत एकजुट होगा। हमने मिजोरम में देखा, हमने राजस्थान में देखा, जहां भी राहुल जा रहे हैं, और आपने अमित शाह जी की भी मीटिंग छत्तीसगढ़ में देखी, वहां पे आपने शांत बैठे कुछ हजार लोगों को देखा जिनकी कोई उत्साह नहीं है, कोई रिस्पांस नहीं है। और मैं ये जानता हूं 3 दिसंबर को दिवाली मनेगी और जो लोग गलती से मिठाई के डिब्बों का ऑर्डर कर देंगे, हम लोग 50% दाम पे उनसे डिस्काउंट पे खरीद लेंगे। हो सकता है फ्रस्ट्रेशन में वो छोड़ दें और फिर हम देश की जनता को बिना धर्म और जाति के, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, मैं अपने देश को धर्म और जाति से ऊपर कर मोहब्बत और प्रेम के पैगाम को साथ लेते हुए बढ़ते देख रहा हूं। और राहुल गांधी ने जो अलग जगह दी है 13 महीने पहले, जो उन्होंने अलग जगाई है, मैं आज उसकी परिणति देख रहा हूं। और भारत को जिस रूप में मैं देखना चाहता था, तो मैं आज राजीव जी बहुत खुश हूं और तेलंगाना के लोगों को प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं और उनसे कहता हूं इसी तरह से ये संदेश अपना देते जाइए, जहां जहां राहुल गांधी पहुंचे ऐसे ही उनका सहयोग कीजिए। देश को एकजुट होने की आवश्यकता है और जो दिवाली और ईद के अंदर भेद करते हैं, जो कि अलग अलग प्रकार से देश को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनको बिल्कुल सफल मत होने दीजिए। ये देश मोहब्बत की इमारत, मोहब्बत की नींव पे खड़ी होगी। हम और आप मिलकर संघर्ष करेंगे, हमारे बीच में कोई धर्म और जाति का भेद नहीं होगा। 142 करोड़ परिवार के लोग, तेलंगाना के लोगों, आपने बिल्कुल जैसे कर्नाटका के लोगों ने आशीर्वाद दिया, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह वचन देखकर आपके प्रति मेरा श्रद्धा का भाव बढ़ गया है। हम उत्तरवासी भी, आपने जो ये प्रेम और सद्भाव दिखाया है, भारत को एकजुट करने की जो प्रतिज्ञा ली है, हम उत्तर भारतीय भी इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारा भी समय आने दीजिए, नहीं तो 7 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश, बिहार भी यही दिखाएगा जो कर्नाटका और तेलंगाना दिखा रहा है। कर्नाटका के बाद अब तेलंगाना में जो भीड़ है, और इस वक्त राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं, वो तस्वीर भी हम लाइव आपको बीच बीच में दिखा ही रहे हैं। स्वामी जी, बहुत शुक्रिया, आपने जो बातें अपनी रखी। और सीधा इधर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी। जरा आपके पास आना चाहता हूं, 2-3 मसलों पे, बहुत गंभीर मसलों पे आपसे चर्चा करना चाहता हूं। एक तो राहुल गांधी की पदयात्रा की गूंज क्या दिल्ली के, आज चूंकि आप रोज ही आप एआईसीसी दफ्तर में रहते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में, और इसलिए भी आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यहां भी उसकी कोई चर्चा है, कोई गूंज है, कितना उत्साह है राहुल गांधी की यात्रा जो चल रही है, पहले मिजोरम और तेलंगाना, और इस वक्त हम उसकी चर्चा भी कर रहे हैं और लाइव दिखा भी रहे हैं। बीच बीच में जरा उस स्क्रीन पे ले भी आइए, राहुल गांधी कहां पहुंचे हैं ये भी हम देखें। और दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने जो कहा है आज, उसके क्या मायने निकाले जाए। अशोक गहलोत से एक सवाल और भी किया गया, आप तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, इसलिए भी आपसे समझना, फर्स्ट हैंड जानकारी लेना ज्यादा अहम हो जाता है, जरूरी हो जाता है। ये कि वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर भी सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो हैं, मेरे से बेहतर आप ही बताएंगे, लेकिन पहले क्या कुछ दिखाई दे रहा है राहुल गांधी, ये देखिए अभी हम देख रहे हैं, ये लाइव टेलीकास्ट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जी शकील अख्तर जी। देखिए, राहुल गांधी की यात्रा ने पूरी कांग्रेस का माहौल बदल दिया है और जाहिर है कि उसका असर एआईसीसी में भी दिख रहा है और अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिख रहा था। अशोक गहलोत में जो कॉन्फिडेंस आया है, थोड़ा सा आपको रोकूं क्या, थोड़ा रोकूं। राहुल गांधी संबोधित कर रहे हैं इस यात्रा में ही एक पड़ाव पे, जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं, जरा 2 मिनट जरा सुन लें। आपके सामने कुछ ही दिनों में तेलंगाना में चुनाव होने वाला है। तेलंगाना का वायदा 2004 में सोनिया जी ने, कांग्रेस पार्टी ने वहां आपको किया था। आपको याद होगा कि तेलंगाना का वायदा कांग्रेस पार्टी ने आपसे किया था और उस वायदे को कांग्रेस पार्टी ने पूरा किया। जो आपने सपना देखा था वो अधूरा रह गया। केसीआर ने आपसे कहा था कि वो तेलंगाना का सपना पूरा करेंगे, मगर वो तेलंगाना का सपना पूरा नहीं कर पाए। उल्टा उन्होंने भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए और जितना भ्रष्टाचार यहाँ
आजकल तेलंगाना में हो रहा है, शायद बाकी हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। एक परिवार पूरे स्टेट को कंट्रोल करता है, चाहे वो जमीन हो, रेत हो, शराब हो, पूरा का पूरा कंट्रोल केसीआर के परिवार के हाथ में है, उनके रिश्तेदारों के हाथ में है। मेरा आपके साथ राजनीतिक रिश्ता नहीं है, अब मेरा आपके साथ पारिवारिक रिश्ता है, मोहब्बत का, प्यार का रिश्ता है। तो मैं यहां आपको झूठे वायदे करने नहीं आया हूं, मैं आपको सिर्फ यहां सच्चाई बोलने आया हूं। चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त लहर है, और जैसे ही हम यहां चुनाव जीतेंगे, हमने जो आपको गारंटी दी है वो गारंटी हम पूरी करके आपको देंगे। पहली गारंटी महिलाओं के लिए महालक्ष्मी 2500 रुपए महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने, 500 रुपए का सिलेंडर और मुफ्त में महिलाओं के लिए। तो शकील अख्तर जी यहां गारंटीज की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का ये उत्साह अभी लाइव आप देख ही रहे हैं, ये चल रहा है। भाषण चूंकि थोड़ा लंबा होगा इसलिए थोड़ा सा हमने वहां से अब इधर स्टूडियो में शकील अख्तर जी समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी का ये कॉन्फिडेंस और उसमें भी कि हम तेलंगाना जीत रहे हैं। इससे पहले एक भाषण में उन्होंने आज ही कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस की आंधी है। ये तमाम बातें आप तक हम पहुंचा चुके हैं। तो यहां भी समझना चाहता हूं कि एक बात, और कार्यकर्ताओं की जीत होगी, कार्यकर्ता भी सरकार में भागीदार होंगे, ये सारी बातें यहां कह रहे हैं राहुल गांधी। इधर जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके साथी सहभागी हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, कितना उत्साह यहां पे है एआईसीसी दफ्तर में, और क्या कुछ यहां के लोग कहते हैं। अशोक गहलोत जो आज बातें रख रहे थे उसके क्या मायने निकालते हैं, चूंकि आप अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थे, वो भी समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बल्कि पूरे देश में एक माहौल बन गया है। अब जहां तक कांग्रेस की बात है तो आज राहुल गांधी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं कही थी। राहुल गांधी ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी सरकार होगी। इससे पहले हमेशा ये शिकायत रही है कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरह कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया और जिस तरह कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाया, उसके बाद ये मैसेज राहुल बार बार हर जगह दे रहे थे और आज उन्होंने उसको बड़े साफ शब्द दे दिए हैं। देखिए, यूपीए के टाइम में सोनिया गांधी ये बात कहती रही और वो काम कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किया, कार्यकर्ताओं को शामिल नहीं किया, कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी, तो 2014 में उसके परिणाम देखे और उसके बाद विधानसभाओं में भी कांग्रेस हारती चली गई। लेकिन जब राहुल गांधी ने यह कहना शुरू किया, उनकी यात्रा शुरू हुई, तो आपने देखा कि उसका 2 चुनाव हुए यात्रा के बाद और यात्रा के दौरान, हिमाचल और कर्नाटक, और दोनों में कांग्रेस जीती। आज अशोक गहलोत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें अशोक गहलोत का जो कॉन्फिडेंस था, वो कॉन्फिडेंस भी राहुल गांधी की इस तेलंगाना यात्रा, उससे पहले मिजोरम यात्रा और राहुल गांधी की जो सफलता है उससे बन रहा था। क्यों? क्योंकि राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिन 3 हिंदी बेल्ट में चुनाव हो रहे हैं जहां टक्कर जो है बड़े मुकाबले की दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए अच्छा माना जा रहा है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए अच्छा माना जा रहा है, लेकिन राजस्थान में ऐसा माना जा रहा है आमतौर पे कि कांग्रेस और बीजेपी के नेक टू नेक फाइट है। तो आज अशोक गहलोत ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि किसी का भी टिकट नहीं काटा जा रहा है। किसी से मतलब जिसको विपक्षी खेमा कहा जाता है या जिसको सचिन पायलट के लोग कहा जाता है या जिसके बारे में सवाल पूछे जा रहे थे कि जो लोग मानेसर गए थे। लेकिन अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने किसी के भी नाम पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है। ये एक अच्छा संकेत था कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस जो है चुनाव मिलकर लड़ रही है, और अगर कांग्रेस राजस्थान के अंदर एकता के साथ चुनाव लड़ ले तो वहां पे भी वो अच्छा परिणाम दे सकती है।
क्यों? क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे को अलग थलग कर दिया है बीजेपी ने, और यही अशोक गहलोत बता रहे थे कि वसुंधरा राजे के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरे कुछ कहने की वजह से उनके ऊपर कोई इल्जाम ना आ जाए जी। और ये बात सही है कि बीजेपी में कुछ लोग चाह रहे हैं कि वसुंधरा पे कोई बड़ा आरोप लगा दें, जो अभी तक बीजेपी के नेता वहां पे लगा नहीं पा रहे हैं। तो बीजेपी वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रही है, और यहां पे कांग्रेस अभी तक जो है एकता के साथ चुनाव लड़ रही है। अभी टिकटों की घोषणा नहीं हुई है। राजस्थान में जैसे ही टिकटों की घोषणा होगी तो ये तस्वीर और क्लियर हो जाएगी कि टिकट कितने जीतने वाले उम्मीदवारों को दिए गए हैं, क्योंकि अभी तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों उदाहरण ऐसे हैं, तेलंगाना में भी दिए हैं, मिजोरम में भी दिए हैं जी, जहां जीतने वाले कैंडिडेट को ही टिकट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपने राहुल गांधी की बात की थी, तो राहुल गांधी की एक बात आज और तेलंगाना में बहुत खास रही है, जो उन्होंने वंशवाद का जो आरोप लगाया जाता है, डायनेस्टी का जो आरोप लगाया जाता है, उसके जवाब में आज साफ साफ कहा कि मेरे डीएनए में है, ये मेरे खून में है कि मैं किसी से डरूंगा नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के सामने झुकूंगा नहीं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि ये मेरे परिवार का हिस्सा है और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। ऐसी सुनामी कांग्रेस पार्टी की आने वाली है, और पहले यहां आएगी और फिर दिल्ली में आएगी। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, बीजेपी के लोग पिछड़ों की बात करते हैं, ओबीसी की बात करते हैं, बीआरएस के लोग ओबीसी की बात करते हैं। मैं इनसे पूछता हूं, अगर आप ओबीसी को इतना चाहते हो तो आपने कास्ट सेंसस का जो डेटा है, जो कांग्रेस पार्टी ने कास्ट सेंसस किया था, जाति जनगणना की थी, उसका डेटा अपने देश को क्यों नहीं दिखाया? जैसे ही हमारी यहां सरकार आएगी, आप लिख के रख लो, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना करवाएगी, कास्ट सेंसस यहां हम करवाएंगे, और उसके बाद दिल्ली में जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे वैसे हम दिल्ली में कास्ट सेंसस करवाएंगे, और ओबीसी की सच्ची जो शक्ति है, ओबीसी को हम उनकी सच्ची शक्ति दिखाएंगे। भाइयों और बहनों, आप यहां आए, आपने अभी मेरे साथ पदयात्रा चली, दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। दिल्ली में मैंने आपसे कहा मेरा पारिवारिक रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है। आप दूसरों से राजनीतिक रिश्ता रखो, मेरा आपसे पारिवारिक रिश्ता है। जब भी तेलंगाना को, सुन लीजिए, जब भी तेलंगाना को राहुल गांधी की जरूरत होगी, मैं आपका सिपाही दिल्ली में बैठा हूं। जब भी आपको मेरी जरूरत होगी, मैं 1 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा। जो भी आप काम मुझसे पूछोगे, दिल से मैं आपका काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो सुन रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी 1 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा। आपका सिपाही जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है। एक कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है यहां सीधा राहुल गांधी में, और जो बातें कर रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं, वो तो आप और हम सब सुन ही रहे थे। क्या कुछ यहां से लेकर के आप मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में देखते हैं? क्या राहुल गांधी की यात्राएं गुल खिला रही हैं? क्या ये कॉन्फिडेंस उस यात्रा से है जिस यात्रा को करके भी आगे बढ़ रहे थे वो? और यहां जो भीड़ हम लोग देख रहे थे, और अभी भी जो भीड़ है, जहां पे राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं सीधे सीधे शब्दों में, ये क्या मायने रखती है? और सबसे बड़ी बात कि सीधा हमला नरेंद्र मोदी पे, सीधा हमला केसीआर पे, और सीधा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। और यहां से पहले तो वो आंधी कह रहे थे, अब कह रहे हैं सुनामी है कांग्रेस की। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आवाज नहीं आ रही है।
प्रकाश जी की। प्रकाश जी एक फिर से वो रिकनेक्ट हुई है, तब तक डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास आना चाहता हूं। दीपक जी, कैसे आप देखते हैं दीपक जी, और सबसे बड़ी बात जो राहुल गांधी यहां भाषण दे रहे हैं, उस कॉन्फिडेंस को कहां तक आप देखते हैं, किस रूप में देखते हैं? दिन में कह रहे थे आंधी, अभी कह रहे हैं सुनामी है, और ये बात अगर आप किसी चीज को देख करके पीछे जाते हैं, आंधी और अभी कुछ ना कहें तो एक अलग बात होती है, लेकिन यहां आप कह रहे हैं एक पदयात्रा के, तो अब राहुल गांधी कहें तो उसमें उन्होंने पीएचडी ले ली है, डॉक्टर राहुल गांधी हो गए हैं पदयात्रा में, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कि सुनामी कह रहे हैं राहुल गांधी। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, निश्चित रूप से देखिए उनकी जो भाषावली है, अगर हम कुछ समय पहले तक जब तक हम राहुल गांधी को सुना करते थे, उनकी जो वोकैबुलरी जो है वो बड़ी संक्षिप्त थी, बड़ी सीमित थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे इंसान जो है या कोई भी व्यक्ति वो जन समूह से जैसे जैसे जुड़ते जाता है, वैसे वैसे उसकी भाषा समृद्ध होती जाती है। अब जो हो गया है वो केवल उनकी भाषा में बड़ा विस्तार तो हुआ ही हुआ है, बड़ा पेनिट्रेशन हुआ है, और बहुत ही अपने आप को पेनिट्रेट करते हैं, बहुत ही सॉलिड तरीके से बताते हैं। देखिए, याद कीजिए कुछ समय पहले वो कहा करते थे, उन्होंने एक वाक्य कहा था जो लोगों की नजरों से या कानों से छूट गया। उन्होंने ये कहा था कि हम पूरे 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। उन्होंने उसके बाद में एक शब्द जोड़ा, आसानी से। आसानी से जो था ये उनके, और इसमें जब वो जैसे जैसे लोगों के बीच गए, उन्हें पता चलने लगा कि किस तरीके से लोग जो है उनके साथ और कांग्रेस के साथ और इंडिया के साथ रिकनेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस, आदमी का कॉन्फिडेंस जो होता है वो इसी से बढ़ता है कि उसकी बात को कितना एक्सेप्ट किया जा रहा है। ये देखिए जो लाखों की भीड़ है इस समय, ये मुझे नहीं लगता कि वाकई किसी ने बुलाई होगी। ठीक है, लोगों को पता है कांग्रेस ने अपने स्तर पे जितना किया होगा, लेकिन तेलंगाना जैसे राज्य में जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन तत्काल लोग रिकनेक्ट हो गए जब उन्हें ऐसा एक व्यक्ति मिला जिसने याद दिलाया कि तेलंगाना के निर्माण में कांग्रेस का कितना बड़ा योगदान है और तेलंगाना के लिए कांग्रेस ने क्या किया है। इसी रिकनेक्शन का इंतजार जो है वो जनता कर रही थी और कर भी रही है। बहुत सारे ऐसे राज्यों में जहां पर कांग्रेस मान लीजिए इस समय नहीं है, वहां भी लोग आ रहे हैं। फिर उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये भी बताया कि सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो जाति गणना करेंगे, जातिगत जनगणना। और उन्होंने एक बात और आज जोड़ी है, उन्होंने कहा कि इस समय देश में यह सबसे बड़ा मुद्दा है। इसका मतलब यह है कि पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस जो है वो जा रही है, जाएगी, और उसी के जरिए उसको जो है इतनी बड़ी जन स्वीकार्यता मिल रही है। मतलब राहुल गांधी के जितने भी, आप मिजोरम में चले जाइए, मिजोरम से जब वहां है तो ऐसा लगता है कि जब एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करते हैं तो कहीं भी ऐसा लगता है कि राज्य बदल गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद कोई सीमा उनके लिए अब रही नहीं गई है, वे बस चले जा रहे हैं। जिस तरीके से पिछले साल की उनकी जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा में पता ही नहीं चलता था कि वे कर्नाटक में है या तेलंगाना में है या तमिलनाडु में है या महाराष्ट्र में है या मध्य प्रदेश में, कहां है। वैसी की वैसी भीड़ यहां भी आप देखिए वही नजर आ रहा है। पहली बात तो है कि वो इस समय जो जातिगत जनगणना का मुद्दा इतना प्रगाढ़ कर दिया है उन्होंने और लोगों के दिमाग में बैठा दिया है, निश्चित रूप से सबसे बड़ा टारगेट है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉन्फिडेंस आने का सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है। आप शायद मुझे कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी, कॉन्फिडेंस की बात आप कर रहे हैं, और बिल्कुल जो कॉन्फिडेंस है वो यही है कि यहां राहुल गांधी के लिए अब सीमाएं नहीं हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में रहें, जहां भी वो पदयात्रा कर रहे हैं उस कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। आप कह रहे थे ये बात, जहां आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आवाज मेरी आ रही है आप तक? प्रकाश जी की आवाज आ रही है, हम तक आ रही है? जी कहिए, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। आवाज भी आ रही है, और सीधा आपके पास भी आना चाहता हूं, जो बात यहां रख रहे हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। लेकिन यहां राहुल गांधी के इस भाषण को आपने सुना, और आप लोगों को हमारे साथी प्रशांत टंडन जी से परिचय करवा दूं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और हम लोग चर्चा कर रहे हैं सीधा राहुल की इस यात्रा ने कर दिया है कमाल, और कांग्रेस दे रही जीत की गारंटी। कांग्रेस कैसे दे रही है जीत की गारंटी, यह भी समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सीधा कैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों में राहुल गांधी की यात्रा की धूम दिखाई दे रही है डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी?
देखिए, जिस तरह की तस्वीरें विजुअल दिखाए गए हैं उससे ही कुछ कहने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की सभा में कितने भीड़ है, और जाहिर है कि इस भीड़ में जो लोग आए उन्हें 100 रुपए 200 रुपए देकर नहीं बुलाया गया। वे सरकारी कर्मचारी नहीं है जिन्हें ड्यूटी का कहकर बुलाया गया। वे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी नहीं है। जाहिर है ये श्रोता हैं, दर्शक हैं, नागरिक हैं, वोटर हैं। दूसरी तरफ अमित शाह की सभा की तस्वीर भी आपने दिखाई, कितने लोग उसमें हैं। तो ये बात तो अपने आप में स्पष्ट है कि अमित शाह की सभा में कम लोग हैं और राहुल गांधी की सभा में लोग हैं जो बिना बुलाए आए हैं, बिना सरकारी खर्चे के आए हैं। और फिर राहुल गांधी ने जो सुनामी की बात कही है, वो बात इसी से साबित होती कि कितने लोग उन्हें सुनने आए हैं। जो लोग बिना किसी आग्रह के, बिना किसी सुविधा के अपने खर्चे से आए हैं, भीड़ लगाकर आए हैं, मकान की छतों पर खड़े हैं, छज्जों में खड़े हैं, फुटपाथ पे खड़े हैं, तो वे लोग कहां से आए हैं। इसी के साथ एक बात और है कि आज प्रधानमंत्री के पत्र का जिक्र भी आपने किया, मोदी जी के। मोदी जी ने यह पत्र मध्य प्रदेश के मतदाताओं के नाम लिखा है, और इस पत्र में उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के बारे में कहा कि 2002 तक, यानी 20 साल पहले की बात उन्होंने की है कि जब बीजेपी की सरकार बनी थी उसके पहले की बात की है। 20 साल में से 18 साल से ज्यादा बीजेपी की सरकार रही, लेकिन वे उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वे कह रहे कि देखिए पहले कितना पिछड़ा था प्रदेश। अब जैसे कोई कांग्रेस का नेता कहे कि देखिए जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तो देश कितना पिछड़ा था, ऐसी तो कोई बात कभी जवाहरलाल नेहरू ने नहीं कही। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो चिट्ठी लिखते हैं उसमें यह हो सकता है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी के साथ सिर बनाने वाली बीजेपी आज जब नरेंद्र मोदी का जो पत्र आया है उस पत्र को देखिए, उस पत्र के नीचे जिस तरह से मोदी जी की तस्वीर है, और मोदी जी की तस्वीर के एक तरफ 6 नेता हैं, एक तरफ 5 नेता हैं, तो क्या कहा जाए? क्या मोदी जी को भी वो लंकेश बनाने की कोशिश की गई है? बीच में मोदी जी हैं, फिर नड्डा जी हैं, फिर वी.डी. शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर। दूसरी तरफ है शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्र वगैरह। यानी जिस तरह जिन बातों पर मजाक उड़ा रहे थे, कार्टून बना रहे थे कांग्रेस के नेता का, इसी तस्वीरें तो खुद बीजेपी अपने पत्र में दे रही है, और मोदी जी के दस्तखत वाले पत्र में। और उस पत्र का जो मजमून है, जो लेटर हेड है, उसमें लिखा है एमपी के मन में मोदी जी। तो भाई एमपी के मन में मोदी जी ये आप कैसे लिख रहे हैं? फिर उन्होंने एक बात और कही कि देखिए जब हम सरकार में आए, इस तस्वीर में नीचे के हिस्से में, वो जो तस्वीर है इस पूरे मजमून में नीचे नीचे देखेंगे तो ये देखिए एक तरफ 6 है, एक तरफ 5 है, और बीच में मोदी जी हैं। दूसरी बात है कि इस पत्र के मजमून में जो बात लिखी गई है उसमें कहा कि 2002 तक या बीजेपी की सरकार आने के पहले क्या क्या दिक्कतें थी, हमने प्रदेश को विकसित बना दिया है और देश के टॉप 10 राज्यों में ले आए। कोई मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य नहीं बना है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे भी नहीं है, तीसरे नंबर पे भी नहीं। ये मान लिया कि मध्य प्रदेश लैंडलॉक स्टेट है, हमारे यहाँ कोई बंदरगाह नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ नर्मदा नदी है, और नर्मदा नदी के कारण ही मध्य प्रदेश का जो भी विकास हुआ है वो हो सका है। एक और बात गौर करने वाली कि जब कांग्रेस की सरकार जा रही थी, जो नहरों का जाल कांग्रेस के जमाने में बिछाने की योजना बनी थी, जिन बांध बनाने की योजना कांग्रेस के जमाने में बनी थी, उसके इतर कोई बांध बीजेपी की सरकार ने नहीं बनाया। यह बात जरूर याद रखनी चाहिए। फिर एक बात और लिखी मोदी जी ने कि 2014 के पहले, क्योंकि क्रेडिट उन्हें लेना है किसी भी तरीके से, तो उनका 2014 के पहले केंद्र की जो सरकार थी वो मध्य प्रदेश की घोर उपेक्षा करती थी। यानी यहां वे ये बात भी कहना चाहते कि डबल इंजन की सरकार बनाओ, मध्य प्रदेश में बीजेपी को जिताओ और दिल्ली में भी जिताना, भाई ध्यान रखना हमारा, ये बात वो कहना चाहते हैं। एक पुरानी खबर मुझे याद आई, जब बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश में मंत्री थे, मुख्यमंत्री तो उमा भारती के वक्त वो मंत्री थे, उसके बाद में मुख्यमंत्री बने और फिर बाद में मंत्री बने, तो उन्होंने एक आम सभा में कहा था कि भोपाल में नर्मदा लाने का श्रेय कमलनाथ को है
और कमलनाथ की उन्होंने जम के तारीफ की थी और ये कहा था कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए जब कभी भी मैं पैसा लेने के लिए कमलनाथ के पास गया तो कभी भी निराश नहीं हुआ। चाहे मेट्रो की डिटेल सर्वे रिपोर्ट के लिए कमलनाथ जी के पास गया तो मेट्रो की डिटेल सर्वे रिपोर्ट के लिए उन्होंने 3 करोड़ रुपए तत्काल मंजूर कर दिए और ये भी जोड़ा कि जैसे मैंने भोपाल का विकास किया वैसे ही कमलनाथ ने छिंदवाड़ा का विकास किया और इस बात को उन्होंने बहुत रेखांकित किया था कि कमलनाथ ने हमारी बहुत मदद की। कमलनाथ ने जिस मेट्रो का लोकार्पण या कहना चाहिए समर्पण या उद्घाटन करने के लिए ट्रायल रन का उद्घाटन करने के लिए शिवराज सिंह चौहान चाहते थे कि मोदी आए और मोदी जी नहीं आए तो शिवराज सिंह चौहान ने खुद कर दिया क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगने वाली थी। तो उस मेट्रो की डिटेल सर्वे रिपोर्ट बनाने की शुरुआत कमलनाथ ने की थी। ये बात उन्हें याद दिलानी जरूर है कि ये आरोप लगाना बड़ा गलत है कि साहब देखो हम तो कितने पक्षपात के शिकार थे। तो जाहिर है कि ये बात ठीक नहीं। एक और बात, जब बाबूलाल जी गौर पूर्व मुख्यमंत्री थे, वे बीमार थे तो कमलनाथ उनसे मिलने के लिए गए और उन्होंने डॉक्टरों से पूछा तो कमलनाथ को देखकर बाबूलाल गौर की आंखों से आंसू आ गए। और जब उनकी बहू कृष्णा गौर ने कहा, जो अभी चुनाव लड़ रही हैं, उम्मीदवार हैं भोपाल से कृष्णा गौर विधानसभा की, कि बाबूजी यानी बाबूलाल गौर जी देखिए आपसे मिलने के लिए कमलनाथ आए, तो कमलनाथ साहब तो बाबूलाल गौर ने अपनी पलकें झपकाई और उनकी आंखों से आंसू निकल गए। कमलनाथ ने कहा कि आप जल्दी स्वस्थ हों। तो इतनी सदाशयता बीजेपी के नेताओं में नहीं है जिसकी जरूरत है। तो अब मध्य प्रदेश के बारे में प्रधानमंत्री भली चिट्ठी लिखे कि एमपी के मन में मोदी, पर प्रदेश के 10 राज्य, देश के 10वें 10 राज्यों में है मध्य प्रदेश। इस बात को मोदी जी स्वीकार करते हैं। कोई नंबर 1 स्टेट नहीं है, कोई महाराष्ट्र नहीं बना है, कर्नाटक नहीं बना है, गुजरात नहीं बना है। इसकी तुलना अगर कर सकते हैं आप तो यूपी के कुछ इलाकों से की जा सकती है, क्योंकि यहाँ भी बुलडोजर होता है, मॉब लिंचिंग होती है। बिल्कुल प्रकाश जी, बिल्कुल आता हूं दोबारा आता हूं आपके पास। बहुत सारी बातें मध्य प्रदेश को लेकर केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इससे इतर आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। और चूंकि अभी थोड़ी देर पहले हम दिखा भी रहे थे, राहुल गांधी जो पदयात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस जो कुछ कर रही है, यहां बीजेपी में अब स्थिति यह हो गई है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को मोर्चा संभालना पड़ा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों में कितनी, उनकी सभाओं में कितनी भीड़ दिखाई दे रही है, कितने उनके समर्थक आ रहे हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की सभाओं में उनके समर्थकों, कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आए हुए लोगों का हुजूम साफ दिखाई दे रहा है। और वो जो तस्वीर है हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अभी जो भाषण राहुल गांधी दे रहे थे, इससे पहले दिन में उन्होंने भाषण दिया। कल सबसे पहले अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी तेलंगाना पहुंचे और उससे पहले 2 दिन मिजोरम में थे, यात्राएं कर रहे हैं। मिजोरम में भी उन्होंने यात्राएं की और आज तेलंगाना में भी यात्रा कर रहे हैं। जैसे जैसे राहुल गांधी यात्राएं कर रहे हैं, वैसे वैसे जो तस्वीरें आ रही हैं वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रही हैं। तेलंगाना से लेकर बाकी राज्यों, अशोक गहलोत के कॉन्फिडेंस, इन तमाम चीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं आज और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहां से कांग्रेस 5 राज्यों में जीत की गारंटी दे रही है। उस तस्वीर को भी, वो तमाम तस्वीरों को भी बीच में लेके, हां बिल्कुल इन तस्वीरों को देखिए जहां राहुल गांधी बस के ऊपर, बस की छत पर खड़े हैं और अपने समर्थकों के बीच हैं। देखिए छतों पे, तमाम जगह, इधर उधर तमाम जगहों पे आप देखिए छतों पे हैं। लेकिन प्रशांत जी, ये क्या मायने रखता है आपके नजर से? क्या तेलंगाना, और एक महत्वपूर्ण बात यहां रख करके आपके पास आना चाहता हूं, तेलंगाना में आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है और मिजोरम में भी कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन दोनों जगह जिस ढंग का समर्थन, जन समर्थन मिला है राहुल गांधी को, इसके क्या मायने निकाले जाएं? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट करिए। नहीं, अनम्यूट है जी, ठीक, पीछे से नहीं है। तो मिजोरम की एक बात केवल कि मिजोरम में पिछली बार भी ट्रायंगुलर फाइट हुई, त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था और वहां पे एक जो नई पार्टी, नया गठबंधन बना ZPM, वो नंबर 2 पे आया। अभी भी स्थिति यही है, लेकिन राहुल गांधी के 2 दिन के दौरे के बाद मिजोरम में कांग्रेस अब वहां पे फाइट में है।
अब वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला जैसा लगता नहीं है, और जेडपीएम कांग्रेस के ही वोट शेयर से बना था और सीटें लेकर आया था। तो राहुल गांधी ने मिजोरम में तो कांग्रेस को फाइट में लाके खड़ा कर दिया है और नतीजे दिख भी जाएंगे। दूसरी की देखिए, आंध्र प्रदेश में अब आप मोदी साहब की रैलियों को और राहुल गांधी की जो आप तस्वीरें अभी आप दिखा रहे हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, तो तेलंगाना में जो आप दिखा रहे हैं ये, और आप मोदी साहब की जो कंपेयर कीजिए रैलियों को, मोदी साहब की रैलियां पंडाल में होती हैं, कुर्सियां लगी होती हैं, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होता है सब, बड़े स्क्रीन लगे होते हैं, और ये सड़कों पे लोग हैं, घरों की छतों पे लोग हैं। ये जो एनर्जी मुझे दिख रही है ये कांग्रेस की एनर्जी कभी अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में दिखा करती थी, और दक्षिण में सबसे स्ट्रांग कोई अगर प्रदेश कांग्रेस का था तो आंध्र प्रदेश था। और अभी भी अगर आप वहां पे जाएंगे तो बहुत जो बुजुर्ग महिलाएं होंगी वो इंदिरा अम्मा कह के ही कांग्रेस से रिलेट करती हैं। इंदिरा गांधी जब 1980 में वापस राजनीति में वापस आई सत्ता में, तो वो भी मेदक से आई, रायबरेली से उन्होंने ज्योतिराज सिंधिया की दादी को हराया था, विजयराजे सिंधिया को। बावजूद उसके वो सीट छोड़ी उन्होंने और मेदक से लोकसभा में रही प्रधानमंत्री के तौर पे। और मेदक आज अनडिवाइडेड जब बंटवारा हुआ राज्यों का तो मेदक तेलंगाना में है। तो तेलंगाना में या आंध्र में वो एनर्जी दिखाई दे रही है कांग्रेस की जो कभी ट्रेडिशनली हुआ करती थी। इसका एक बड़ा कारण तो देखिए 12 दिन की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका है, और दूसरा एक जो बड़ा कारण है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ी है वहां पे, और तीसरा कारण जो ये गारंटी की स्कीम है, लोग अब राहुल गांधी में विश्वास कर रहे हैं। कर्नाटक और हिमाचल के बाद अब कांग्रेस के पास और लोगों के पास भी एक रेफरेंस पॉइंट है कि इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम कहा था, हिमाचल में लागू हो गई, राजस्थान में गीग वर्कर्स का कानून आ गया, हेल्थ पे जो वादे किए गए थे पब्लिक हेल्थ में वो हो गए, तेलंगाना में जो बातें जो 5 गारंटी दी गई थी वो हो गई, बिजली का मामला हो गया, बसों की फ्री हो गया। तो ये जो चीजें जो कांग्रेस के पास अब है वो तेलंगाना में वो दिखाई दे रहा है, जन समर्थन जिस तरीके का डायनेमिज्म दिखाई दे रहा है। दूसरा, हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस अब पूरी तरीके से सामाजिक न्याय की राजनीति में आ चुकी है। 54%, एक मिनट, 54% ओबीसी है तेलंगाना में। तो जो ये एनर्जी दिख रही है, मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि लहर है, देखिए पॉलिटिशियन तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के अपनी पार्टी की बात करता है, लेकिन ये एनर्जी लेवल दिखा रहा है कि कांग्रेस वहां पे अच्छी स्थिति में है तेलंगाना में, और रिजल्ट वैसे ही आएंगे जैसा कि पोल सर्वे बता रहे हैं और जैसा कि राहुल गांधी खुद कह रहे हैं। राजीव जी बिल्कुल। विजय शंकर सिंह साहब, कैसे आप देखते हैं इस एनर्जी को, इस दावे को, और राहुल गांधी जो कह रहे हैं क्या सचमुच धरातल पर वही दिखाई दे रहा है? जी, बिल्कुल, जो राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं और जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में दिखाया है वही मुझे इन 5 राज्यों में दिख रहा है। मैं सबसे पहले बात तेलंगाना के भीड़ की करूं तो जो भीड़ और जनसैलाब, सुनामी, आंधी, जो भी कह लीजिए, जो अप्रत्याशित रूप से प्रशांत जी ने बहुत सही कहा कि छतों पर ऐसी भीड़ बहुत कम दिखती है, खासकर तब जब इलेक्शन का दौर हो और हर पार्टी चुनाव के दौरान लड़ रही हो, कोई अकेजन हो, कोई विशेष आयोजन हो, लोगों को आमंत्रित किया गया हो तो बात अलग है। इस भीड़ को देखकर मुझे बहुत एक पुरानी अंग्रेजी की कविता है, विलियम
कूपर की, जो कहते हैं कि आई एम द मोनोर्क एज ऑफ आई सर्वे, जहां तक मैं देखता हूं मेरा ही साम्राज्य है। इसको थोड़ा बदल दीजिए, ये साम्राज्य नहीं है, ये समर्थकों की भीड़ है, ये उन लोगों की भीड़ है जो राहुल गांधी या कांग्रेस ये उम्मीद किए हैं कि वे एक बेहतर विकल्प के रूप में तेलंगाना में आएंगे। जनता परिवर्तन चाहती है, हर स्टेट को परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, उसे बदलना चाहता है। बहुत पहले से यही भाजपा कहती थी कि मोदी का विकल्प क्या है, और अब जब विकल्प सशरीर सामने दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, तब ये बात वो पूछना बंद कर गए। दूसरी, मध्य प्रदेश में चिट्ठी की जो बात आई है, उन्हें 20 साल, जिसमें 18 साल का जो शिवराज जी का कार्यकाल रहा है, जिसके दौरान उन्हें कुछ नहीं दिखा, उन्हें पहले की चीजें दिखी। प्रकाश जी ने बड़े साफ साफ तरीके से बताया मध्य प्रदेश में क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, तमाम बातें। और जहां तक छत्तीसगढ़ में दिवाली की बात है, आप देख लीजिएगा, लोकसभा चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को ही मुद्दा बनाएगी। हालांकि वो मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि मुद्दा तब बनता जब मंदिर नहीं होता या मंदिर बनना होता। जब मंदिर बन गया है, राम प्रतिष्ठित हो चुके हैं, पूजा अर्चना शुरू हो गई है, तो तीर्थयात्री जाएंगे ही जाएंगे, वो कोई नई बात नहीं है। और अयोध्या को तीर्थयात्री 2023-24 में नहीं जा रहे हैं, मैं समझता हूं शायद सदियों से जा रहे हैं, क्योंकि वो एक तीर्थ नगरी रही है। तो ऐसी स्थिति में हर उस मुद्दे को जानबूझ कर ये उसी तरफ ले जाएंगे। लेकिन खूबी और खूबसूरती यही है कि कांग्रेस को इस ट्रैप में नहीं आना है। मैं इसे बार बार ट्रैप कहता हूं, इसलिए ट्रैप करता हूं कि जैसे ही आप इस तरफ कदम बढ़ाएंगे, ये खींच के दलदल में ला देंगे। एक पुरानी कहावत है कि सुअरों से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपको खींच के दलदल में ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को, राहुल गांधी को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो उनके असल मुद्दे हैं, जो उनकी गारंटियां हैं, जिन गारंटियों पे जनता ने उनको समर्थन दिया है, जनता आशान्वित है, चाहे कर्नाटक है, चाहे हिमाचल है, और अब उन्हीं मुद्दों को जिसे तेलंगाना में उठाया जा रहा है, उन गारंटियों को राजस्थान में उठाया जा रहा है। राजस्थान में गहलोत जी ने कुछ बेहतर काम किए हैं, जिसका असर भी दिख रहा है। मध्य प्रदेश में भी असर दिख रहा है, और मिजोरम की स्थिति भी अच्छी दिख रही है, जिसके बारे में अक्सर हम कम चर्चा करते हैं। तो अंत में मैं यही कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि कांग्रेस को इस समय जिस आत्मविश्वास और जिस आक्रामक रूप से जनता के बीच जा रही है, कार्यकर्ताओं की बात कर रही है, कार्यकर्ताओं से कह रही है कि हम आपकी सरकार होगी, ये बहुत अच्छी बात है। और जब मोदी जी ये कहते हैं कि नहीं, हमारे चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, या बीजेपी मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं सामने लाती है, कि एक प्रकार की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है नरेंद्र मोदी जी में। वो चाहते हैं कि कोई दूसरा चेहरा सामने ना आए। दूसरा चेहरा सामने आते ही उनका विकल्प उनकी पार्टी में खड़ा हो जाएगा। तो जब वो कहते थे विकल्प कहां है, तो प्रकारांतर से वो अपनी पार्टी की ही बात कर रहे थे, कांग्रेस की बात नहीं कर रहे थे। तो आपकी जो आपने वीडियो दिखाए, जो आपने दिखाई क्लिपिंग्स, तो बहुत ही आशाजनक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे वो कांग्रेस के आशा के अनुकूल होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अमलेंदु उपाध्याय जी, अभी तक हम 4 नहीं बल्कि 3 राज्यों की बात कर रहे थे, और तीनों राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इतनी बातें होती थी। लेकिन अब मिजोरम और तेलंगाना की बात हो रही है, और बहुत ज्यादा बात हो रही है। राहुल गांधी मिजोरम में 2 दिन तक थे, और अभी देखिए प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को वहां मिजोरम में उस पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से कांग्रेस जो है इस चुनाव को निकाल भी सकती है। और अब तेलंगाना में खुद राहुल गांधी, अभी आप लोगों ने लाइव सुना, कह रहे हैं कि सुनामी है कांग्रेस की, और ये कार्यकर्ताओं की सरकार बनने वाली है। यहां पे ये बहुत बड़ी बात कह रहे थे। तो ये दोनों राज्यों को लेकर के जो चर्चा अब चल निकली है, इसका कितना असर इन तीनों राज्यों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? राजीव जी, देखिए, इन तीनों राज्यों पर निश्चित तौर पे इसका असर पड़ेगा कि 2 राज्यों में जिस तरीके से कांग्रेस जो बढ़ा रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस का टकराव नहीं है, यानी जो 3 राज्यों की जो बात हो रही थी जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने हैं, उनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान थे, उनमें तेलंगाना और मिजोरम नहीं थे। अब परिवर्तन ये हुआ है राजीव जी कि भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई तो अभी भी 3 राज्यों में ही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में।
लेकिन जो तेलंगाना और मिजोरम है वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अब वहां मुख्य लड़ाई में कांग्रेस आ गई है। तो यानी कि कांग्रेस जो है वो तो 5 राज्यों में मुख्य लड़ाई में है, भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में मुख्य लड़ाई में नहीं है। ये एक बड़ा अंतर राहुल गांधी की सक्रियता के बाद जो वो आया है। अब चूंकि तेलंगाना में मिजोरम से जो खबरें आ रही हैं जिस तरीके से, मुझे लगता है कि इसका प्रभाव जो 3 राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधी टक्कर है, इनके ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा और यहां भी कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। क्योंकि जो एक हवा फिर चलने लगती है, परसेप्शन जो बनने लगता है कि कांग्रेस सब जगह लड़ रही है और कांग्रेस सब जगह लड़ाई में है और आगे है, मतलब ये जो परसेप्शन बन रहा है, मुझे लगता है आम जनता तक ये परसेप्शन जा रहा है। चूंकि इन विधानसभा के चुनाव को एक तरीके से लोकसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, वो है या नहीं वो अलग का मसला है, लेकिन कहा जा रहा है। लेकिन उसके हो या ना भी हो सेमीफाइनल, लेकिन एक आभास जो है वो निश्चित तौर पर उससे मिल जाएगा कि देश की लगभग जो 20% आबादी है वो जो है वो क्या चाहती है, ये एक तरीके से उसका निकल करके सामने आ जाएगा। तो इसका असर निश्चित तौर पे पड़ेगा। अब जो तेलंगाना में जिस तरीके से राजीव जी राहुल गांधी आगे बढ़े हैं और कांग्रेस आगे बढ़ी है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो मेडक जो जिसका प्रशांत जी कर रहे थे, मेडक जो है वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, मतलब लोकसभा क्षेत्र है जिसकी गजवेल सीट से केसीआर जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मेडक से ही वापसी इंदिरा गांधी की 1980 में हुई और 1984 तक जब उनकी हत्या हुई वो मेडक का ही प्रतिनिधित्व करती थी इंदिरा गांधी। तो मेडक से जो ये आवाज फिर जा रही है कि देश को राहुल गांधी की आवश्यकता है और मेडक ने जिस तरीके से इंदिरा गांधी को ताकत दी थी, वही ताकत तेलंगाना से जो है वो राहुल गांधी को दी जानी है और केंद्र में सरकार जो है वो राहुल गांधी की लेकर के आनी है। ये संदेश तेलंगाना में जा रहा है जमीन पे। मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा असर हो रहा है। जिस तरीके से केसीआर और बीजेपी और खासतौर से प्रधानमंत्री वो जितना राहुल गांधी ऊपर इस तरीके से वार करते हैं, उससे ज्यादा सहानुभूति जो है वो राहुल गांधी के प्रति बढ़ती जा रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि तेलंगाना में जो चुनाव बन गया है वो केसीआर बनाम कांग्रेस तो हो सकता है, लेकिन ये चुनाव जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव की पूर्व पीठिका जो है वो तेलंगाना से तैयार हो, इसका भी एक चुनाव बन गया। मुझको ऐसा लगता है यहाँ बैठ करके राजीव जी, ये जो है मुझे एक परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है और हो सकता है आगे चल करके बहुत कुछ हो। और एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि अमित शाह जी तो यहां भी गलत बोल गए, छत्तीसगढ़ में पहुंच के बोले इस साल जो है वो 3 दिवाली मनाएगा। अगर अमित शाह जी बात दिवाली है तो जनवरी में 1 दिवाली तो आपने खुद काट दी, इस साल में नहीं होनी है। तो अमित शाह जी गलत बयानी कर रहे हैं, तो अमित शाह जी जो है पटाखे फोड़े, चाहे पाकिस्तान में फोड़े चाहे चीन में जाकर के फोड़े, जहां भी उन्हें फोड़ना है वो फोड़े, उनका मसला है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो अमित शाह जी को सुनने नहीं जा रही है, मुझको ऐसा लगता है जी। छत्तीसगढ़ की जनता अमित शाह को, और अमित शाह 3 दिवाली की बात कर रहे हैं, तो यहां अमलेंदु उपाध्याय जी कह रहे हैं कि तीसरी दिवाली जिसकी बात कह रहे हैं वो 2024 की। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस चर्चा। बात कर रहे हैं, इस साल की बात नहीं कर रहे हैं। खैर, पहली दिवाली हो या दूसरी हो या तीसरी हो, किसकी दिवाली होगी और किसका दिवाला होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त जिस आंधी, जिस सुनामी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, उसके तह में जाने की हम कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्नाटक जीत लिए, तेलंगाना अब पहुंचे हुए हैं। इससे पहले तमिलनाडु की बात देखिए आप कि तमिलनाडु में ऑलरेडी कांग्रेस और डीएमके की सरकार है। तो तमिलनाडु हो या तेलंगाना हो या कर्नाटक हो, दक्षिण के राज्य, और 130 राज्य दक्षिण के ऐसे हैं, 130 राज्य नहीं 130 सीटें, और ये विधानसभा की नहीं कह रहा हूं, लोकसभा की 130 सीटों के दरवाजे क्या राहुल गांधी इसी तेलंगाना से बंद करना चाहते हैं 2024 के? एक बड़ा सवाल है। 130 सीटें कम नहीं होती हैं और ये दरवाजे अगर बंद हो जाएंगे बीजेपी के लिए तो उत्तर भारत में बचा क्या है? क्या फिर उत्तर भारत से जिस समर्थन की बात कर रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, फिर से वहीं आना चाहता हूं, क्या उत्तर भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कुर्सी तक पहुंच पाएंगे जिस कुर्सी को राहुल गांधी अपने हाथों से बना करके लेके गए हैं घर? अभी कुछ दिनों पहले इसी दिल्ली के कीर्ति नगर मार्केट से, आज उसका वीडियो भी उन्होंने जारी किया है, आप लोग हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं। तो वो जो कुर्सी बना के गए हैं, क्या वो उत्तर भारत से ही आने वाली है या राहुल गांधी ने जो अपने लिए पीएम की कुर्सी बना ली है वो मायने रखती है? जरा आपकी प्रतिक्रिया। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज।
स्वामी जी रिकनेक्ट कीजिए, आप फिर से प्लीज रिकनेक्ट कीजिए। लेकिन इधर शकील अख्तर जी, स्वामी जी रिकनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो बात रख रहा था मैं प्लीज उस पर। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि वक्त बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है, और वह आपने पूछा था कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, कांग्रेस मुख्यालय में क्या हो रहा है, तो वो हर जगह दिख रहा है। आज जो अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें जो आप सवाल पूछ रहे थे कि वसुंधरा राजे के बारे में उन्होंने क्या बोला, तो ये बात पहले भी अशोक गहलोत बोल चुके थे, और आज वही कॉन्फिडेंस था कि आज उस बात को वो दोहरा रहे थे जिस सरकार पलटने की बात वो कर रहे थे, और कह रहे थे कि ऐसे में मेरे साथ भी लोगों ने अच्छा ही किया, बुरा नहीं किया। जब मेरे सरकार पलटने की बात हो रही थी तो अशोक गहलोत जो किस्सा सुना रहे थे वो दरअसल 1996 का है। 1996 में भैरों सिंह शेखावत जब ऑपरेशन कराने के लिए विदेश गए हुए थे तो बीजेपी के ही भंवरलाल शर्मा उनकी सरकार पलट रहे थे, और उस वक्त अशोक गहलोत से मदद मांगी गई थी और अशोक गहलोत ने मदद करने से इनकार कर दिया था, और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उनके पास गए थे और उन्होंने बता दिया था उन्होंने कि देखिए, क्या एक आदमी अगर कोई बीमार है और वो अपना हार्ट का ऑपरेशन कराने के लिए विदेश गया हुआ है, तो क्या ऐसे में हम लोगों को ये करना चाहिए? तो क्या लगे, मुझे वहां से भी हरी झंडी मिल गई और मैंने नहीं किया, और इसीलिए जब मेरी सरकार पलटने की बात थी, जब मेरी सरकार अभी पलटने की कोशिश हो रही थी, तो बीजेपी के लोगों ने भी ऐसा नहीं किया, और उसी में उन्होंने वसुंधरा राजे का जिक्र किया कि मुझसे ज़्यादा मत कहलवाइए अब बात, नहीं तो वसुंधरा राजे के बहुत ज़्यादा खिलाफ चली जाएगी, और वसुंधरा को वैसे ही बीजेपी का नेतृत्व जो है बहुत इस वक्त परेशान कर रहा है। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि अशोक गहलोत ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मेरे साथ आम जनता की ही नहीं, मेरे साथ जो है भाजपा के नेताओं की भी सहानुभूति है जी। तो ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात ये है कि मध्य प्रदेश की जो चिट्ठी है जो आज मोदी जी ने लिखी है, तो आपने उसको दिखाई है, हमने उसको पूरी पढ़ी है। वो चिट्ठी इस तरह की है जैसे मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग लिखता है या किसी दूसरे प्रदेशों का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट लिखता है। उसमें कहीं पे भी कोई भी ऐसा टच नहीं है जो जनता को प्रभावित कर सके। चिट्ठियां मुख्यमंत्री के तौर पे मध्य प्रदेश के लोगों को अर्जुन सिंह लिखा करते थे, और बहुत लोकप्रिय चिट्ठियां हैं। थोड़ा सा मैं अभी वर्तमान में आना चाहता हूं शकील अख्तर जी, और जो सवाल कर रहा था बाद में आपके बाद फिर आऊंगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास भी, जो दक्षिण और उत्तर की बात है, और थोड़ा सा इससे जो आप बात कह रहे हैं उस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। 130 सीटें दक्षिण भारत की लोकसभा की, और राहुल गांधी यहां जिस दावे के साथ कह रहे हैं कि आपका एक सिपाही दिल्ली में बैठा हुआ है, जब भी आप तेलंगाना के लोगों, जब भी आप मुझे बुलाएंगे 1 मिनट में मैं हाजिर हो जाऊंगा। और यह जो कॉन्फिडेंस है, क्या जो तमिलनाडु है, कर्नाटक है, या अब तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, इन तमाम दक्षिण के राज्यों को राहुल गांधी ये भांप चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद और अभी जो यात्राएं, चुनावी यात्राएं वो कर रहे हैं, इसके बाद 2024 में जो रिजल्ट आने वाला है वो अपने पक्ष में दिखाई दे रहा है। यह सवाल इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि इन्हीं राज्यों में, और खासकर छत्तीसगढ़ में हमने देखा, राजस्थान में हमने देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा कि सरकार आई कांग्रेस की, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वहां पर सीटें बिल्कुल लगभग पूरी की पूरी चली गई मोदी जी के नाम पे। तो ये जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो क्या 2019 और 2024 में फर्क दिखाई दे रहा है? 130 सीटों पर अब उसके लिए दरवाजे, जो बीजेपी के दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं। क्या इसके कारण अब उत्तर भारत में भी कोई असर पड़ेगा? यह सवाल बिल्कुल पड़ेगा भाई। दक्षिण में राहुल जो इतना टाइम दे रहे हैं, तेलंगाना में 3 दिन, कल भी प्रोग्राम है उनका तेलंगाना में, तो टाइम देने का मतलब ही यह है कि राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि दक्षिण में जो उन्हें समर्थन मिल रहा है वो बहुत ही ज्यादा है, अभूतपूर्व समर्थन है वो। कर्नाटक जीत के बाद कर्नाटक ही एकमात्र ऐसा प्रदेश था जहां बीजेपी प्रवेश कर पाई थी, और कर्नाटक कांग्रेस ने वापस ले लिया है। और इसके बाद जो है तमिलनाडु में, वहां बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी अगर वहां पे कहीं पे है तो वो सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही है, और वो भी अपने सहयोगी दलों के साथ, जिसको बीआरएस कह रहे हैं, बी टीम। और इसी तरह जगन रेड्डी है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा और कहीं पे भी बीजेपी नहीं है। केरल में
कोई सवाल ही नहीं उठता उनका, तमिलनाडु में कोई सवाल ही नहीं उठता, कर्नाटक वापस ले लिया है। तो इसीलिए राहुल गांधी तेलंगाना में इतनी मेहनत कर रहे हैं और तेलंगाना के साथ साथ वो आंध्र प्रदेश को भी साध रहे हैं। तो साउथ में तो बीजेपी के दरवाजे उन्होंने बंद कर ही दिए हैं, लेकिन इसके साथ जो 3 राज्यों में यहां पे बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं वो उनके लोकसभा के दरवाजे को भी खोल देगा। और ये 3 राज्य नहीं है, इसके साथ जो पूरा नॉर्थ बेल्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, बाकी इलाके हैं। देखिए भारत में जो राजनीति होती है, जो चुनाव होते हैं, जो माहौल बनता है वो नेता के कॉन्फिडेंस से बनता है। और अभी आपने जो सारे के सारे वीडियो दिखाए उसमें राहुल गांधी का जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बहुत ही ऊंचा लेवल है। वो बता रहा है कि राहुल गांधी को ये भरोसा हो गया। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में सरकार बनेगी, जातिगत जनगणना होगी, दिल्ली में सरकार बनेगी, ऐसा होगा। और आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने वहां एक बड़ा खास वाक्य बोला है जो आम तौर पे राहुल गांधी बोलते नहीं है। राहुल गांधी ने बोला क्या? मेरा नाम राहुल गांधी है, उसका नाम राहुल गांधी है, जो मोदी के सामने नहीं जाएगा, जो मोदी के सामने नहीं झुकेगा, जो आरएसएस बीजेपी से नहीं डरेगा, उसका नाम राहुल गांधी है। ये शब्द जनता बहुत पसंद करती है और जनता इन बातों पे एकदम से बहुत ही ज्यादा आपके ऊपर वोटों की बौछार कर देती है। मोदी जी ने यही तो किया था। मोदी जी इसी तरह की भाषा बोलते थे, 56 इंच की छाती, लाल आंखें, लाल किला नकली बनवा के उसके सामने का भाषण। तो एक व्यक्ति पूजा जो है वो भारतीय जनता में और भारतीयों का एक संस्कार रहा है, वो व्यक्ति को देख के वोट देते। इंदिरा गांधी इसीलिए इतनी लोकप्रिय थी और इसीलिए उसका फायदा उठाकर मोदी जी ने वो सब कुछ हासिल किया। और अब राहुल गांधी उस राजनीति की बारीकियों को अच्छी तरह समझ गए हैं और इसीलिए राहुल गांधी के शब्द आज आप देखिए कि उसका नाम राहुल गांधी है, मेरे खून के अंदर ये बात है, सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बनेगी, सुनामी है। ये सब राहुल गांधी से हमने पहले कहां सुना था? तो इसका मतलब जो राहुल गांधी में कॉन्फिडेंस आया है वो कॉन्फिडेंस जनता में जो परिवर्तन वो देख रहे हैं उसी के जरिए आया है। बिल्कुल, जनता में परिवर्तन देख रहे हैं उसी के जरिए। सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, दक्षिण से लेकर उत्तर तक की हम राजनीति पे बात कर रहे हैं, उसमें राहुल गांधी के रोल की बात कर रहे हैं, कैसे देखा जाए? देखिए राजीव जी, आपके इस चर्चा के माध्यम से मैं एक बिल्कुल आश्वासन देना चाहता हूं साउथ के लोगों को। अगर 130 सीट में आप एक भी सीट नहीं देंगे तो मैं, क्योंकि उत्तर भारत का हूं, मैं भी आश्वासन देता हूं उत्तर भारत से भी एक सीट नहीं, हम साउथ से पीछे नहीं रहेंगे, हम साउथ से आगे रहेंगे। और जो रास्ता आप दिखा रहे हैं उस रास्ते में हम पीछे नहीं रहेंगे और ये दिखा देंगे कि हम भी उत्तर भारत के लोग मोहब्बत को चाहते हैं और प्रेम को चाहते हैं, सद्भाव और संभाव को चाहते हैं। राजीव जी एक बात और, अभी तक में जो ये चुनाव हो रहे हैं इनकी तुलना करता था 1977 से 1984 से। आज वो तेलंगाना में राहुल गांधी की ये मैंने मीटिंग और ये पदयात्रा देखी है। अब मैं ये क्लेम करता हूं और बड़े अच्छी तरह से क्लेम करता हूं, ये लड़ाई हो गई है उन लोगों के बीच में जो फ्रस्ट्रेटेड है, जो घृणा से भरे हुए हैं, जो द्वेष से भरे हुए हैं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो पिछली बार करीब 34-35% थे, इस बार घट के करीब 25% हो गए हैं और जब तक चुनाव होगा इनकी संख्या घट के 18% हो जाएगी। मैं ये देख रहा हूं ये चुनाव जो है, जो राहुल गांधी ने एक नारा दिया था, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, अब ये मोहब्बत और नफरत के बीच की लड़ाई हो गई है। और मैं ये देख रहा हूं कि ये जो जनता तेलंगाना में जुड़ी है राजीव जी, वो ये दिखा रही है कि मोहब्बत जीत रही है, कांग्रेस नहीं जीत रही है, बीजेपी नहीं हार रही है, मोहब्बत जीत रही है, नफरत हार रही है। और मैं ये आश्वासन, देखिए 71 साल की उम्र में जो मैंने अपने जीवन में देखा है और भारतवर्ष को देखा है, भारतवर्ष को समझा है, भारतीय समाज को समझा है, अपने युवा बच्चों को, अपने छात्रों को देखा है राजीव जी, ये भारतीय मन प्रेम से भरा हुआ होता है। क्योंकि मैंने देखा जिन बच्चों को लोग कहते हैं, जिन एमबीए के छात्रों को ले कहते हैं बड़े उद्दंड होते हैं, मैंने अपने शिक्षक जीवन में राजीव जी एक भी बच्चे को अपने से बेहतर नहीं देखा। जब मैं जवानी में था, मैं देखता हूं कि ये बच्चे मुझसे बेहतर हैं। आज के बच्चे इतने आज्ञाकारी, इतने प्रेम से भरे हुए हैं। तो ये युवा वर्ग जिस तरह से राहुल गांधी, क्योंकि वो जानता है आज देश को प्यार करने वाला, ये जानता है देश से मोहब्बत करने वाला, ये जानता है
ये देश आगे तभी बढ़ेगा जब देश एकजुट होगा। देश को तोड़ने वाले, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांटने वाले, दलितों आदिवासियों को पीटने वाले देश के हित साधक नहीं है और शुभ नहीं चाहते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है मोहब्बत जीत रही है, साउथ वाले जिताएं। उत्तर भारत में जो उत्तर प्रदेश बिहार में होगा हम उससे पीछे नहीं रहेंगे। यह आश्वासन उत्तर भारत की ओर से मैं एक शिक्षक देता हूं। जी, एक आश्वासन जो आप दे रहे हैं दक्षिण बनाम उत्तर, यहां इस चर्चा में इसको लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि दक्षिण के तमाम राज्यों को धीरे धीरे कांग्रेस जो है वो अपनी झोली में करती हुई, अपनी गारंटियों के हिसाब से करती हुई दिखाई दे रही है। और तमिलनाडु में तो पहले से ही है, केरल में जो सरकार है वो अभी इस वक्त आप जानते हैं कि वाम दलों की सरकार है, लेकिन वहां भी कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ है। उसके अलावा कर्नाटक अपनी झोली में कर चुकी है कांग्रेस। तेलंगाना में जैसी सुनामी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। और तेलंगाना में अगर आप सोचिए कि कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या उसका असर उधर आंध्र प्रदेश पे नहीं पड़ेगा। तो ये जो तमाम राज्य हैं दक्षिण के, इन राज्यों में से अगर 5 में से 4 में भी अगर कांग्रेस की सरकार रहती है या कांग्रेस का दबदबा रहता है तो आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में क्या कुछ होगा वो आप समझ सकते हैं। जरा आना चाहता हूं प्रकाश हिंदुस्तानी जी एक बार फिर से आपके पास कि कैसे आप उसके बाद इधर देखते हैं। और ये बहुत देखिए 3 राज्य हिंदी भाषी, 2 राज्य गैर हिंदी भाषी जिसमें तेलंगाना है, मिजोरम है, और राहुल गांधी अभी गैर हिंदी भाषी राज्यों पर ज्यादा फोकस्ड हैं। लेकिन उससे पहले उन्होंने शुरुआत कर दी है, वो चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, हर जगह लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी उधर लद्दाख घूम रहे हैं लेकिन वो चुनावी राज्यों में नहीं जा रहे हैं। अब देखिए वहां चुनावी राज्यों में ही नहीं जा रहे हैं बल्कि वहां तो वो पदयात्रा भी कर रहे हैं और इस पर धूम मची हुई है। उस हिसाब से भी तो वहां से लेकर उत्तर भारत तक की जो राजनीति है जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं। राजीव जी, मुझे लगता है कि अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपनी चुनावी रणनीति बदलनी पड़ेगी। इसकी तैयारी कर रहे होंगे वो, और उन्हें यह बात लगा कि जिस तरह जनता से दूर रहकर वो प्रायोजित भीड़ को बुलाकर आयोजन करते हैं, ऐसे आयोजनों से बीजेपी का भला नहीं होगा। एक कि जहां जहां जिन जिन चुनावों में राहुल गांधी ने सक्रियता दिखाई, एक आध अफवाह छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश या उसको छोड़ दें, तो अधिकांश जगह जहां राहुल गांधी प्रियंका ने गतिविधियां दिखाई, वे सक्रिय रहीं, वहां चुनाव में नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए। और अगर दक्षिण भारत से कांग्रेस दिल्ली की तरफ बढ़ती है, अभी तक उत्तर भारत की तरफ से बढ़ती थी, तो यह मान लीजिए कि उत्तर भारत तो कांग्रेस के साथ पहले से ही है, क्योंकि कांग्रेस की सरकारें उत्तर भारत के राज्यों में लगातार रही हैं। मध्य प्रदेश में भी रही हैं, राजस्थान में तो है ही, छत्तीसगढ़ में तो है ही। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि बीजेपी ने जब सेन लगाई कांग्रेस के गढ़ में, तो सबसे पहले उसने उत्तर प्रदेश को निशाना बनाया। उसी के जवाब में अब दक्षिण में कांग्रेस अपने कदम बढ़ा रही है, जहां पहुंचना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सी सांस्कृतिक सीमाएं बीजेपी की है कि बीजेपी दक्षिण भारत में उस तरीके से लोगों के साथ आगे नहीं आ सकती। हालांकि बीजेपी का दावा है कि हमारे साथ और संघ के साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दक्षिण भारत के हैं, लेकिन बीजेपी की वहां उतनी पहुंच नहीं है। दूसरी बात है कि आप पाएंगे कि दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत शिक्षा का स्तर ज्यादा है, अच्छा है, पढ़ाई वहां ज्यादा अच्छी होती है और लोग ज्यादा तर्कपूर्ण बातें करते हैं। ये आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं, पर मुझे लगता है कि वो लोग ज्यादा तर्कपूर्ण ढंग से बात करते हैं। आप देखिए हमारे वैज्ञानिक केंद्रों में कितने दक्षिण भारतीय हैं, साइंटिस्ट कितने हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी बिहार को छोड़ दे तो अधिकांश दक्षिण भारत का कब्जा है। तो ये सारी चीजें लगता है कि दक्षिण भारत को सही केंद्र बनाया है। और निश्चित ही मानिए कि अगर शुरुआत दक्षिण से हुई, क्योंकि बीजेपी को अब उत्तर भारत में आशा नहीं है। बीजेपी को लगता है कि हिंदी भाषी पट्टी में तो हम पिछड़ रहे हैं, तो बीजेपी दक्षिण की तरफ देखती है, और अगर दक्षिण में कांग्रेस आगे बढ़ गई तो बीजेपी के लिए उत्तर भारत और कठिन होगा। राजीव जी,
बहुत मुश्किल होगा अगर दक्षिण भारत में, तो और दक्षिण के दरवाजे धीरे धीरे दिखाई दे रहा है कि वो बंद हो रहे हैं। जरा प्रशांत टंडन जी, ये दरवाजे जो हैं बंद तो हो रहे हैं, लेकिन उत्तर भारत और साथ साथ चलिए उत्तर दक्षिण की बात ना भी करें तो ओवरऑल जो आज के 5 राज्यों के चुनाव हैं, इन राज्यों पे अगर देखा जाए तो कितना कहां कंफर्टेबल दिखाई दे रही है कांग्रेस और कहां दिखाई दे रही है बीजेपी, आपका नजरिया? जी देखिए राजीव जी, एक टैक्टिकल मिस्टेक या टैक्टिकल डेवलपमेंट जो इस चुनाव में है वो ये है कि मोदी साहब ने कर्नाटक की तरह ही इसको अपना चुनाव बना लिया है और ये उनके लिए, पिछली बार आपको याद होगा कर्नाटक के चुनाव के नतीजे जब दोपहर के बाद आने लगे तो टीवी चैनलों में नड्डा जी का फोटो आ गया था। हर बार ये नहीं हो सकता है, कितनी बार आप नड्डा जी का फोटो लगाएंगे? तो ये चुनाव में जो भी नतीजे आएंगे और जैसा रुझान दिख रहा है, अगर ये होता है तो मोदी जी को ही स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए दुनिया का दस्तूर है, इसमें कोई अंक गणित या सिफोलॉजी नहीं है। ये दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है और अगर दक्षिण भारत से ये जीत आएगी तो इसका प्रभाव हिंदी भाषी क्षेत्र में भी निश्चित तौर पर पड़ेगा और 2 वजह से पड़ेगा। एक तो केस स्टडी है कि जीत कर आए, जहां जीते वहां सरकारें बनी, उस सरकार का महत्व दिख रहा। अब आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों से मिलता हूं, घूमता हूं, बात करता हूं लोगों से। दक्षिण कर्नाटक में हेट पॉलिटिक्स, हेट स्पीच एकदम स्विच ऑफ हो गई। इसका बहुत सक्रिय और बहुत सकारात्मक असर पूरे देश के तमाम सारे जो दलित और मुसलमान और अकलियतों पे पड़ा है, माइनॉरिटीज पे पड़ा है। वो देख रहे हैं कि कर्नाटक में सरकार आते ही वो सारी जो बातें थी कि मुसलमानों की दुकानें तोड़ो, उनको बुलडोजर चलाओ और मुस्लिम लड़कियों को स्कूल के बाहर करो, हिजाब का मामला सब एकदम बंद हो गया। इसका असर बाकी उत्तर भारत में आ रहा है और ये तमाम वो जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, इन तमाम तबकों ने कांग्रेस को बहुत लंबे समय से, लगभग 2 दशक से वोट देना बंद कर दिया है। वो नया डेवलपमेंट, नए राजनीतिक बीज जो है वो पैदा होंगे इन चुनाव के नतीजों से और वो साफ दिखाई देगा। और तेलंगाना का रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण होगा इस दृष्टि से जो मैं बात कह रहा हूं कि तेलंगाना में अगर कांग्रेस आती है तो ओवैसी की जो पॉलिटिक्स है, जो ओवैसी को टीवी स्टूडियो में बैठाया जाता है, वो उस पर बहुत बुरा असर होगा। दूसरी बात कि बीजेपी ने, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि आरएसएस बीजेपी को लोग बताते हैं कि कोई सुपरमैन है और कोई बहुत रणनीतिकार हैं, बहुत चाणक्य हैं, लेकिन 8 साल 10 साल होने वाले हैं, लगभग 10 साल, 9.5 साल से ऊपर हो जाएगा। बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी जगह नहीं बना पाई। जो एक जगह थी भी, जो शकील साहब ने कहा, वो जगह भी निकल गई कर्नाटक। और क्यों निकल गई? क्योंकि बीजेपी दक्षिण भारत में उत्तर भारत की पॉलिटिक्स लेकर जाती है, वहां नंदनी और अमूल करती है जाकर, वहां हिंदी और तमिल की बात करती है। आप उत्तर भारत की राजनीति, यहां का ध्रुवीकरण लेकर वहां जाएंगे तो वहां की जमीन में ये फसल, वहां की मिट्टी में ये फसल नहीं हो सकती। तो इसलिए बीजेपी का एक टैक्टिकल फेलियर है। 2, एक दक्षिण भारत में कभी बीजेपी ने अपना बफर नहीं बनाया। दूसरा कि ये चुनाव में अगर आपने वसुंधरा को किनारे कर दिया, आपने शिवराज सिंह चौहान को किनारे कर दिया, आपने रमन सिंह को किनारे कर दिया, तो चुनाव तो सिर्फ मोदी साहब का है। फिर ये तो हार जीत जो भी होगी वो
मोदी साहब की होगी, कांटों का हार होगा या सेहरा होगा, वो मोदी साहब का होगा। और इसी क्रिकेट से 2024 के चुनाव में जाएंगे। इसको 2019 से हम लोग तुलना ना करें, क्योंकि अब स्थितियां बहुत फर्क हैं। और 2019 में हमको याद रखना चाहिए कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं हुई थी, राहुल गांधी की वो इमेज कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट का असर था और पुलवामा हो गया था। तो इस बार स्थितियां फर्क होंगी राजीव जी। स्थितियों में बहुत फर्क, लेकिन मोदी जी के नाम पर कर्नाटक चुनाव कांग्रेस बीजेपी हार चुकी है, माफी चाहूंगा। और उसके बाद आरएसएस के मुखपत्र में क्या कुछ छपा था उस पर चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। लेकिन उसके अलावा क्या इन 5 राज्यों में जहां पर फिर से मोदी जी का नाम है, मोदी जी अब मध्य प्रदेश में चिट्ठी लिख चुके हैं, ऐसी ही चिट्ठियां उनकी तैरेंगी दूसरे राज्यों में भी, और हर जगह उनके चेहरे पर ही। इसलिए उनके चेहरे की बात कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान में, जैसा अभी बता भी रहे थे प्रशांत टंडन जी, कि राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया किनारे की जा चुकी हैं, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह किनारे किए जा चुके हैं, मध्य प्रदेश का हाल हम देख ही रहे हैं। इन तीनों राज्यों के अलावा 2 जो बाकी बचे हुए राज्य हैं वहां पर बीजेपी का कोई तो है नहीं। और ऐसे में अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो क्या यहां से किस चेहरे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में उतरेंगे? एक बड़ा सवाल है, सवाल का जवाब ढूंढना चाहता हूं और आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। कैसे जाएंगे प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव में अगर इन 5 राज्यों के चुनाव अपने नाम पर लड़ते हुए वो हार जाते हैं? देखिए, अब मोदी जी के पास और कोई चारा रह नहीं गया है, क्योंकि उन्होंने इसकी शुरुआत की थी कि सारे के सारे चुनाव वो है अपने नाम पर लड़े। अब अगर वो विड्रॉ भी करना चाहें तो उनकी पार्टी के बाकी नेता उन्हें नहीं करने देंगे, क्योंकि वे जान गए हैं कि मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी को उस कोने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से गिरने के अलावा और। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। कोई दूसरा चारा नहीं है। हम कल्पना ही कर सकते हैं कि ये 5 राज्य अगर हारती है भारतीय जनता पार्टी, जिसके आसार पूरे के पूरे नजर आ रहे हैं, तो मोदी जी के लिए उनका खुद का सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लगभग 1 साल से इस चीज को हम लोग थोड़ा बहुत तो भांप ही रहे हैं, इस बात की हम लोग बार बार चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक इन 5 राज्यों के चुनाव नहीं हो जाते तब तक तो हम इंतजार करना ही था इनके नतीजों का। अब ये नतीजे बहुत स्पष्ट दिख रहे हैं। देखिए, ये जो 3 राज्य है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहां तो कांग्रेस आगे ही थी, और आगे नहीं तो कम से कम राजस्थान के मामले में अगर कहा जाता था कि नेक टू नेक फाइट थी। कमाल तो मिजोरम और तेलंगाना का है, जहां पर कांग्रेस जो है पीछे से दौड़ती हुई आई और आगे निकल गई है। तो ये सोचिए कि जहां पर वो कमजोर थी कांग्रेस, वहां पर आज वो इतनी शक्तिशाली बन गई है, तो जहां पर वो पहले से ताकतवर थी वहां पर माहौल क्या होगा। यही कारण है कि मोदी जी को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। देखिए, मोदी जी ने चिट्ठी लिख के एक बार फिर साबित कर दिया कि ये चुनाव मैं ही लड़ रहा हूं। ये गलती कर गए हैं वो, मतलब असली बात तो यह है कि मन की बात को उन्होंने लिखित में दे दिया और कुछ नहीं किया है। इससे अच्छा था कि वो कुछ नहीं करते और शिवराज सिंह को छोड़ देते, उनको ये टास्क दे देते कि भाई ये जीत के आओ, मुख्यमंत्री आप ही बने रहोगे। अब देखिए, ना तो वो शिवराज सिंह के साथ है और ना उन्होंने किसी को टास्क दिया है। अब आपस में सिर्फ कुटव्वल ही होगी, और होगा ये कि इस आपस की रंजिश में और आपस के महत्वाकांक्षा में जो मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में जो थोड़े बहुत चांसेस थे वो भी मुझे लगता है कि अब वो निश्चित रूप से और बहुत ही नीचे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में, मैं छत्तीसगढ़ में हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में इसलिए बहुत बात करने की जरूरत नहीं रह जाती कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पहले से बहुत पीछे है। अब वो इसके बारे में बात तभी होगी जब कोई भारतीय जनता पार्टी चमत्कार जैसा करता हुआ दिखा दे। अब आज अमित शाह जी वापस यहां पर थे। देखिए, अब किस तरीके से अपनी पॉलिसी पे भी वो पुनर्विचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के पास एनएमडीसी एक प्लांट लगा रही है, स्टील प्लांट 20,000 करोड़ का, और वो 30 लाख टन हर साल का उसका स्टील का प्रोडक्शन होगा, जिसका नाम है नगरनार संयंत्र। अमित शाह को यहां पर आकर यह कहना पड़ा कि बस ये जो नगरनार का प्लांट है, ये बस्तर की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता की संपत्ति है, इसको प्राइवेटाइज नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ा डेविएशन है अपनी पॉलिसी, उनकी पॉलिसी। मतलब उन्हें भी अब ये पता चल गया है कि लोग हमारे बारे में ये जानते हैं कि तमाम उपक्रमों को, शासकीय उपक्रमों को हम प्राइवेटाइज कर देते हैं, निजीकरण कर देते हैं। ये जो 3-3 दिवाली का जो आश्वासन दे रहे हैं वो इसीलिए उनको देना पड़ रहा है। अब ठीक है, कब दिवाली मनाई जाएगी, कब
होली मनाई जाएगी, ये तो बात की बात है, लेकिन होता तो है, बच्चन साहब तो कह के गए हैं कि मधुशाला में आप जाइए तो दिन को होली और रात दिवाली रोज मनाती मधुशाला। तो आप मनाइए, जितनी दिवालियां मनानी है, जितने होली मनानी है, ये आपका मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नशा है, लेकिन अच्छी बात है ये कॉन्फिडेंस। आप राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, आपको उनके कॉन्फिडेंस की भी बात करनी चाहिए कि जो भारतीय पंचांग को जो है दरकिनार करके 3-3 दिवालियों की बात कर रहे हैं और अपने राजनीतिक मुद्दों को भी वो धार्मिक पर्व के साथ जोड़ रहे हैं। तो अब इस लिहाज से पता चल रहा है कि फ्रस्ट्रेशन का लेवल कितना है और इधर कांग्रेस का जो है वो कॉन्फिडेंस का लेवल कितना है, और यही सारा कुछ फर्क पैदा करेगा इन 5 राज्यों में। इसके साथ ही साथ 2024 की भी पृष्ठभूमि जो है वो तैयार हो जाएगी। और जब 2024 का बैकग्राउंड जब तैयार होगा, पार्श्वभूमि इस 5 राज्यों के चुनाव के बाद तैयार होगी, तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी की नहीं रहेगी, वो मोदी जी की भी का भी बैकग्राउंड जो है उसके साथ ही तैयार हो जाएगा। और उसी एक पराजित चेहरे के साथ मोदी जी को 2024 का चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। कोई नया चेहरा इस जिम्मेदारी को निभाएगा ही नहीं, तैयार ही नहीं होगा। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी के चेहरे पे अगर इन 5 राज्यों में से 4 राज्य 3 राज्य मान लेते हैं, अगर बीजेपी हार जाती है, एक राज्य में भी जीत जाती है लेकिन बाकी राज्यों में हार जाती है बीजेपी। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस के जो दावे हैं, जो आ रहे हैं सर्वे के रिजल्ट, ओपिनियन पोल्स ये बता रहे हैं कि 5 राज्यों में बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। और ऐसा अगर होता है तो क्या किस दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में उतरेंगे? क्योंकि 2023 का चुनाव अब पैक हो चुका है। अब देखिए, आज तारीख 19 है, 7 तारीख यानी 7 नवंबर को पहला चुनाव, उसके बाद 17 नवंबर को दूसरा चुनाव, 25 नवंबर को तीसरा चुनाव और 30 नवंबर को फाइनल। और वहीं पर फाइनल जहां आज राहुल गांधी हैं यानी तेलंगाना, और 3 दिसंबर को रिजल्ट। तो जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, उसमें बीजेपी के लिए एक भी राज्य सामने नहीं होगा, तो फिर आगे 2024 का चुनाव क्या राम मंदिर 22 जनवरी को जो उद्घाटन करने जा रहे हैं मोदी जी, उसके नाम पे जाएंगे, लड़ेंगे? उसके नाम पर भी क्या वोट देंगे? देश की जनता वोट देगी? अभी सिंह साहब कह रहे थे कि वो भी मुद्दा जो है पुराना हो चुका। सिंह साहब, आपके पास ही आना चाहता हूं कि क्या यहां से इन 5 राज्यों के चुनाव से, जिसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है, यहां से इस चुनाव के बाद से आप किस दिशा में जाते हुए बीजेपी को देख रहे हैं? ये चिट्ठी लिख करके क्या मोदी जी ने, जो मध्य प्रदेश की चिट्ठी के बारे में बता रहे थे अभी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, उस चिट्ठी के बाद क्या मोदी जी खुद को, उन्होंने मन की बात करते करते बहुत बड़ी गलती कर दी है कि यहां से उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है? क्या मोदी जी लगातार गलती पे गलतियां करते जा रहे हैं? जो जाकर के तेलंगाना में भाषण के आए थे कि बीआरएस के नेता और वहां के सीएम केसीआर मेरे पास आए थे कि एनडीए का मैं सदस्य बनना चाहता हूं, तो ये जो गलतियां हो रही हैं, या ये गलती हम लोग देख रहे हैं मोदी जी कुछ वहां पे छक्के मार रहे हों? तो आपका नजरिया जरा। जी राजीव जी, जब आप बेहद रोशनी में रहते हैं और चारों तरफ की रोशनी आप पर केंद्रित होती है, तो रोशनी के पार जो अंधकार होता है वो आप नहीं देख पाते हैं, और इस प्रकार के जो प्रभाव मंडल आपको कंफ्यूज कर देता है। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई या मोदी जी सत्ता में आए, उस समय जो मुद्दे उठे थे वो मुद्दे भ्रष्टाचार से संबंधित थे। 2014 के बाद लोगों को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचारियों पर कुछ कार्रवाई होगी, जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे उस पर कोई कार्रवाई होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बल्कि नोटबंदी करके भ्रष्टाचार को एक और रास्ता दिया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाकर एक और रास्ता दिया गया। कोरोना काल में जो हुआ वो आप देख ही रहे हैं। अडानी के तमाम घोटाले 2016 से ही खुलते रहे, ऐसा नहीं है कि आज खुल रहे हैं। 2016 से ही देश के ही बड़े पत्रकारों ने लिखना शुरू किया, जो आर्थिक पत्रकार हैं, उन्हें इनका खमियाजा भी भुगतना पड़ा, वो अलग बात है। फिर विदेशी मीडिया में आया, आखिर जिस मेन मुद्दे के आधार पर ये सरकार आई वो मुद्दा वो भूल गए। 2019 के चुनाव में प्रशांत जी ने बहुत सही कहा कि केवल पुलवामा था और एक फर्जी राष्ट्रवाद था। फर्जी राष्ट्रवाद न कह के इसे उन्मादित राष्ट्रवाद कहिए, जिंगोइज्म कहिए, वो था। लेकिन आज ये स्थिति नहीं है। आज इनके पास 10 साल में बताने के लिए कुछ भी नहीं है सॉरी, सिवाय इसके कि तीसरी दिवाली ये राम मंदिर की मनाएंगे। राम मुसीबत में भी याद आते हैं, लेकिन राम का इन्होंने दुरुपयोग किया है।
राम को उन्होंने मुसीबत में नहीं याद किया, राम का सरासर दुरुपयोग किया है। और एक स्थिति ऐसी आई है कि अब ये मुद्दा लोगों के गले नहीं उतर रहा है। तो जिस तरह की चिट्ठी लिख कर ये जनता के बीच जा रहे हैं, उसमें इन्होंने ये तो नहीं गिनाया कि क्या क्या काम हमने किया है, ये तो नहीं गिनाया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। और पूरा देश देख रहा है, संसद की कार्रवाई लोग देख रहे हैं कि जिन जिन सांसदों ने अडानी घोटाले के बारे में या भ्रष्टाचार के बड़े मुद्दों पर या मोदी जी के अडानी रिश्तों पर सवाल उठाया है, उनका क्या हश्र हुआ है। राहुल गांधी का हश्र सबको पता है, आपके सांसद संजय सिंह जेल में है, ये भी पता है, महुआ मोइत्रा के खिलाफ कल क्या कार्रवाई होनी, ये भी पता है। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों को अब ये कन्विंस कर सके। तो मुद्दे का अभाव भी है। और दूसरी बात, राहुल गांधी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता, भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो टर्निंग पॉइंट राहुल गांधी के व्यक्तित्व में आया है और उसमें जो उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है, लोगों में जनता के बीच एक विश्वास बढ़ा है और जनता से जिस तरह से वो कनेक्ट कर रहे हैं, इससे लोग उनके प्रति जिस तरीके से घूम रहे हैं, आकर्षित हुए हैं, जिस तरीके से उनकी हर मीटिंग में तेलंगाना जैसे भीड़ दिख रही है और लोग देख रहे हैं, हम ही आप नहीं देख रहे हैं, वो सारे लोग भी देख रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ऐसी स्थिति में अब वो भारतीय जनता पार्टी करे भी तो क्या करे। तो मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से बेहतर होगा। एक बात और कह के मैं इस बात को यही खत्म करूंगा कि कांग्रेस का नुकसान ये करना चाहते थे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते थे। स्थिति ऐसी आ गई है कि यदि 2024 का चुनाव यदि मोदी जी हार जाते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो स्थिति होगी वो सब सामने आएगी। मुझे लगता है कि लंबे समय तक ये लोग हाशिए पर चले जाएंगे, क्योंकि इस पिछले 10 सालों में मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को, चाहे वो स्थापित नेता हो, चाहे वो नया नेता हो, चाहे आइडियोलॉजिकली बीजेपी का हो, आरएसएस का हो, उसको उभरने नहीं दिया। उसके पर कतरे हैं और यही वजह है कि हर जगह इनको अपनी चिट्ठी भेजनी पड़ रही है, अपना चेहरा सामने लाना पड़ रहा है। जी, अपना चेहरा सामने। और कांग्रेस मुक्त भारत कहते कहते क्या खुद मुक्त होने की कगार पे आ गए हैं? अमलेंदु जी, क्लोजिंग कमेंट। अब राजीव जी, ये तो नहीं कह सकते अभी कि क्या होने जा रहा है, लेकिन जो सूरत हाल दिख रहा है उसको देख करके और प्रधानमंत्री की जिस तरीके से पूजा अर्चना में, भक्ति में उनकी आस्था बढ़ती जा रही है, उसको देख करके समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत होने का समय नजदीक आ रहा है। ये प्रधानमंत्री की ही जो क्रियाकलाप है उनको देख करके समझा जा सकता है। और जनता की भावना जो है वो तो अलग का एक विषय है। अब जनता की अगर नब्ज की बात करें तो जनता भी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी मुक्त भारत हो, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 9.5 वर्षों में जिस तरीके से जनता के ऊपर एक तरीके से कहा है कि अत्याचार किए जनता की भाषा में, मतलब ये मेरे शब्द नहीं, जनता की भाषा ही है जो अत्याचार किए हैं। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से देश के अंदर अपराध बढ़े हैं, तो इन सारी मसलों की वजह से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। दूसरी बात राजीव जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अगर कुछ काम किए होते, तो डबल इंजन की सरकारें, मुझे लगता है कि वो डबल बोझ जो है वो बन गई जहां जहां भी डबल इंजन की सरकारें हैं। तो जहां जहां डबल इंजन की सरकारें वहां एंटी इनकम्बेंसी भी डबल है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो मुसीबतें ज्यादा बढ़ रही हैं और उसके जाने के दिन जो है वो नजदीक आ रहे हैं, ऐसा समझा जा सकता है। और 5 राज्यों के चुनाव जो है काफी कुछ बयान कर देंगे, क्योंकि यहां भी जो है वो देखने में आएगा कि किस तरीके से डबल एंटी इनकम्बेंसी, खासतौर से मध्य प्रदेश जो वो बताएगा कि वहां काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि एक लिटमस टेस्ट के तरीके से भी होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गलतियां करते रहते हैं, वो जानबूझ के गलतियां कोई नहीं करता है, और प्रधानमंत्री तो खासतौर से जानबूझ के गलतियां नहीं करते, लेकिन वो गलतियां हो जाती हैं जब वो बजरंगबली जो है वो कुछ काम उल्टा सीधा कर देते हैं। तो बजरंगबली ने जो उल्टा सीधा काम कर्नाटक में कर दिया था, वैसा ही बजरंगबली उल्टा सीधा काम कर दिया इन 5 राज्यों के चुनाव में भी। क्योंकि प्रधानमंत्री की आस्था बजरंगबली में नहीं है, बजरंगबली के गदा में उनकी आस्था ज्यादा है। अब वो बजरंगबली को ही चुनौती देने लग जाते हैं एक तरीके से, जिस तरीके से प्रवेश पूछा और ताना बाना सब बोल लेते हैं। तो अब वो बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि बजरंगबली से ज्यादा जो है वो राम भक्त मोदी जी हैं। तो बजरंगबली ये तो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा राम भक्त तो बजरंगबली है, वो सीधा चीर के तो नहीं दिखा सकते ना बजरंगबली, तो गदा चला के ही दिखाएंगे बजरंगबली। तो मुझे लगता है कि बजरंगबली की कृपा जो है वो बरसेगी, बस इंतजार करना राज्य 2024 का ये कृपा किस तरीके से बरसती है। जी राजीव, बजरंगबली की चर्चा कर्नाटक से लेकर अब मध्य प्रदेश तक, यानी कि इस चुनाव में भी आप देखिए, चुनाव दर चुनाव बजरंगबली जो हैं वो आगे बढ़े जा रहे हैं और भगवान राम जो है वो कह रहे हैं कि जाओ हमारे भक्त का उद्धार करो। तो बहुत
शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कुछ जोड़ना चाह रहे थे शकील अख्तर जी? नहीं, कोई ख़ास बात नहीं जोड़ना चाह रहे थे। हम ये कह रहे थे कि आपने ये बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है साउथ और नॉर्थ का। तो साउथ की जो राजनीति है इसको राहुल ने बहुत पहले समझ लिया था। और आप याद करिए कि जो उन्होंने यात्रा अपनी शुरू करी थी वो साउथ से ही की थी उन्होंने। और साउथ से जब की थी उस वक्त बहुत सारे सवाल ये उठे थे कि साउथ से क्यों, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। लेकिन राहुल इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि साउथ जो है कांग्रेस का हमेशा से समर्थक रहा है और साउथ के जो लोग हैं वो हमेशा से इस बात को मानते और जानते रहे हैं कि यही परिवार एक ऐसा परिवार है जो देश को बचाता है और यही परिवार एक ऐसा परिवार है जो देश को विकास के रास्ते पर ले जाता है। इसीलिए जैसा कि प्रशांत जी बता रहे थे कि मेडक से सोनिया गांधी, उसके बाद चिकमंगलुर से सोनिया गांधी, उसके बाद इंदिरा गांधी चिकमंगलुर से, सोनिया गांधी कर्नाटक से, राहुल गांधी खुद केरल से। तो ये सारे लोग वहां जा जाके बार बार इसीलिए लड़ते हैं ताकि वो जो एकजुटता है वो बनी रहे। जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि एकजुटता, और खासकर एकजुटता ही नहीं बल्कि इग्नोरेंस ना दिखाई दे। जो इधर नॉर्थ इंडिया में आप दिल्ली में बैठ करके साउथ इंडिया को बहुत दूर समझते हैं तो वो भी ना दिखाई दे। और एक नेता अगर वहां पहुंचता है और अपनी तमाम चीजों की शुरुआत वहीं से अगर कर रहा है तो ये मायने यहाँ कहीं ये बात मायने रखती है। और वहां से लेकर आप जब पहुंचते हैं श्रीनगर तक तो और भी मायने रखती है। अभी तो बाकी ही है, अभी ऊपर की बात करना बाकी है। जब चुनाव वहाँ के होंगे और खासकर जब चुनाव होंगे पूरे देश के 2024 में तो उसमें कश्मीर भी आएगा, उसमें जम्मू और कश्मीर दोनों, लद्दाख की भी बात हम करेंगे। तो बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन इन दिनों आज की तारीख में हम 5 राज्यों की बात कर रहे हैं, उसमें जो चुनावी हालात हैं उसकी बात कर रहे हैं, देश के अंदर की बातें हम कर रहे हैं, लेकिन देश के बाहर जो कुछ हो रहा है उसकी चर्चा भी हम करते रह रहे हैं। इजराइल में जो कुछ हो रहा है उसकी चर्चा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिलिस्तीन की सुध भी आ गई और ऐसे करना ही था। फिलिस्तीन पे अगर चर्चा नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो ऐसे भी अपनी ही टीम से बाहर हो गए थे, तो उनको फिलिस्तीन की चिंता भी करनी पड़ी। और लेकिन जो बाइडन फटाफट जो पहुंच गए थे वो भी और मोदी जी भी, इनको मुंह की खानी पड़ी है इजराइल के मसले पे। आखिर क्यों? अगर समझना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी राय, आज का हमारी राय जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने इस बीच एक ट्वीट भी किया है और इस ट्वीट में अभी से ये ट्वीट राहुल गांधी का आज का ही है और देखिए अभी का ट्वीट है, ये 7 बजे का ट्वीट है। और आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।